ओके जी, तो ऑनलाइन वालों ये बता दें कि आप लोगों को स्क्रीन और आवाज़ दोनों क्लियर है? जल्दी से चलें, बेहतरीन है। तो सो फार जो रिफ्रेशर के बच्चे हैं उनसे मैं बता दूं कि अब तक हमने जो है कुल मिला के 2 चैप्टर कर लिए हैं और दूसरे चैप्टर की भी शायद 1-2 क्लासें बाकी हैं, तो वो मैं अभी लगा के वो भी क्लोज़ कराऊंगा प्रैक्टिस के साथ, जो मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल कराना है। तो जो रिफ्रेशर वाले बच्चे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनमें ये कन्फ्यूजन रहती है कि भाई हम किस तरीके से फिर उसको वे फॉरवर्ड लेके चलेंगे, तो आपको आज शेयर कर दिया जाएगा प्लानर, जो आप पिछले 2 टॉपिक कवर करेंगे उसको मद्देनज़र रखते हुए। जो मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, जो बिल्कुल फ्रेश बच्चा है जिसकी आज पहली क्लास है, वो आज क्लास नहीं ले सकता, सही ना, क्योंकि ऑडिट इज़ ऑल अबाउट कोर कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स। अगर किसी को बेसिक ही नहीं पता तो वो आज की क्लास नहीं ले सकता, सिंपल इज दैट। किसी ने रिस्क वाला चैप्टर लिया हुआ है तो ले सकता है, और किसी ने बेसिक इंटरनल कंट्रोल लिए हुए तो वो ले सकता है, सही है ना। अलबत्ता जो बिल्कुल एकदम पेडी बैग बच्चा है, सही है ना, वो आज क्लास नहीं ले सकता। तो मैंने पहले ये क्लियर कर दिया कि भाई एक बच्चा बोले कि सर मेरी तो पहली क्लास है आज, तो वो नहीं ले सकता, वो मैं पहले ही क्लियर कर दिया था। अच्छा, अब रही बात उन बच्चों की जो ऑलरेडी रिफ्रेशर के बच्चे हैं और अनफॉर्चुनेटली वो लाइन नहीं क्रॉस कर पाए, उनका पेपर रुक गया, तो मेरी गुजारिश ये होती है उन लोगों से कि भाई आप इसको भी साथ लेके चलें। वो जो रिफ्रेशर वाले उनसे बात कर रहा हूँ मैं, आप इन लेक्चर्स को भी साथ लेके चलेंगे जो अब मैंने शुरू करवाएं, और प्लानर के तहत पिछले लेक्चर भी कवर करेंगे, इस चीज़ को मद्देनज़र रखे हुए बगैर कि मैंने कभी कुछ सीखा भी था, मुझे कभी कुछ आता भी था। इफ़ यू वांट टू पास द पेपर, यू नीड टू सेट योर माइंड सेट फ्री फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स जो पहले करके आ गए हो। शुरू से रीड करना है, शुरू से पढ़ाई करनी है, शुरू से क्विज़ेस करने हैं, शुरू से सवालात करने हैं, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ, ज़ीरो से शुरू करना है। क्लियर है? तो ये मैंने बता दिया। तो आज आपको प्लानर मिल जाएगा शाम तक इंशाल्लाह, तो वो भी आप लेके चलेंगे और ये साथ साथ लेके चलेंगे। शुरू करते हैं इंशाल्लाह। पहली बार आपसे पढ़ रहा हूँ, ये सब्जेक्ट पहले पढ़ा हुआ है, पहले लेक्चर कितने हैं, कैसे कवर होंगे, अभी बता दिया मैंने, अभी सारा बता दिया जी। अभी वो इसके बाद होगी ना, पहले तो आज हम नया सेटअप कर रहे हैं ना, तो मैंने कहा ना कि मेरी जो 2 क्लास हैं वो मॉक और फिर एक एडिशनल होमवर्क भी दूंगा और दोनों साथ डिस्कस करेंगे, सही है। वो कल बनाया था मैंने, तो वो तो अभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल के हमने अभी ख़त्म कर लिया है, या अभी जो जलालत प्रोग्राम है वो चल रहा है ना, तो मैं अभी बोलूँगा, सुनूंगा, डांटूंगा, वो होते 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 तो सही हो जाएगा, सही है। अभी नहीं किया हमने ख़त्म उसको। ओके, कौन से टॉपिक्स कंप्लीट होगा भाई? 2 टॉपिक्स, रिस्क प्लस रिस्क में एनालिटिकल और इंटरनल कंट्रोल। सो इंटरनल कंट्रोल और दोनों का फेस्टिवल था, हमने बहुत डिटेल में एक एक करके बिजनेस को समझा, फिर उसके कंट्रोल, फिर डिज़ाइन, फिर उसकी टेस्टिंग पे आ गए हम, और फिर उसके थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट है वो मैं इनको इंशाल्लाह 1-2 दिन में कवर करा दूंगा, सही है। तो आप वो शाना बशाना साथ लेते रहेंगे। चलें, ओके, अब शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। तुम्हारा तो तीसरा होगा, रिफ्रेशर वालों का पहला होगा ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट का मतलब यह है कि जो भी आपने पूरे 2-3 महीने बैठ के ऑडिट किया उसका नतीजा आज आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे? कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। सर ये जरा हैवी शब्द हो गए कि कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, भाई नतीजा कि या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। और मैं रिफ्रेशर वालों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें बहुत सारे जार्गन्स हैं ना जो आपको पता भी होंगे, क्योंकि आप रिफ्रेशर वाले हैं, आप वो यूज नहीं करेंगे अभी मेरे सामने जब तक मैं खुद ना वहां पहुंचा दूं। सिंपल, आप बिल्कुल बेसिक बेसिक जीरो समझिए अपने आप को, शुरू से लेके चलें। इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपसे मैं पूछता हूं, हमने रिस्क असेसमेंट की। अच्छा, रिस्क असेसमेंट कैसे की थी? एंटिटी को समझा था, वहां से कुछ रिस्क निकल के आए थे, और इन्वायरमेंट को समझा था, और फिर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग से जहां जहां गैप थे वहां वहां रिस्क था। तो हमें पूरे इतने सारे रिस्क जमा हो गए थे। अब मैं एक एक करके फेंकूंगा, आप मुझे बताएंगे। क्लियर है? फोकस के साथ इधर बिल्कुल पार्टिसिपेटिव रहना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, जो हो गया वो तो हो गया, जो असल गेम है मेरी नॉलेज का या मेरी इंटरप्रिटेशन का या मेरी जजमेंट का, वो यहाँ से और शुरू होगा। तो सुकून से सुनना है आपने। मैंने कहा मैं एक इदारे का ऑडिट करने गया जो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से ज़्यादा सर्विसेज देता है। तो ये आपने इदारे को समझा, अंडरस्टैंडिंग। ऑडिट नहीं शुरू किया था, अंडरस्टैंडिंग ली थी। आपका क्या रिस्क था इसके अंदर?
नहीं, आप पहले बोलेंगे सर हो सकता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सही से आइडेंटिफाई ना हुई हो, तो क्या ये आपको हवा में पता लगा था या एंटिटी को समझ के, यानी उसके ऑपरेशंस को समझ के? यस, उसके ऑपरेशंस को समझ के। अच्छा, फिर वापस से शुरू करते हैं ना। तो आपका रिस्क ये था कि हो सकता है कि डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई, ये रिस्क असेसमेंट ऑडिट शुरू किया था, सही है। आज से ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने रिस्क असेसमेंट की हुई, आज की क्लास वो ले सकता है। प्लीज सुनना, आगे सुने। फिर दूसरा रिस्क उसी के अंदर था कि हो सकता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सही ना टूटी हो बिटवीन अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो वो हमने एक चीज सीखी थी। तो और हो सकता है कि भाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल होने से पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। तो ये तो तुम्हें इदारे को समझा तो आया ना। अब एक बंदा बगैर समझे ऑडिट करेगा, वो तो बोलेगा हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट है, रेवेन्यू बुक हुआ है, भाई उसमें से कुछ होना नहीं चाहिए था ना। चलो, अब ये बात हो गई थी। फिर मैंने कहा आपने ऑपरेशंस को समझा, आपने देखा यार ऑपरेशंस के अंदर एंटिटी एक्सपोर्ट करती है, रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज है। अच्छा, क्या ये कंट्रोल रिस्क है या इनहेरेंट? इनहेरेंट, एम्बेडेड। इतनी सारी ट्रांजैक्शन होती होंगी, कुछ तो गलत हो सकता है। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल्स को हटा के देखो कि एम्बेडेड देखने से क्या पता लगता है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से। तो नेचर ऑफ ऑपरेशंस जो थे जिसमें एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी, वो भी तो इनहेरेंट रिस्क ही था कि एम्बेडेड रिस्क विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कंट्रोल। क्लियर है? इनहेरेंट रिस्क का मतलब ये होता है कि भाई आप उसकी खुसूसियात को देख के समझ जाएं कि ये ऐसा यहाँ पे मसला हो सकता है, कंट्रोल्स को सोचते बगैर। जैसे कि मैंने देखा एक एंटिटी रैपिडली एक ही दिन में हजारों ट्रांजैक्शन करती हैं फॉरेन, तो क्या हजारों ट्रांजैक्शंस में रेट गलत पिक होने का खदशा हो सकता है? इनहेरेंट। अब उसके ऊपर कंट्रोल लगाना चाहिए कि एक एक ट्रांजैक्शन अप्रूव होनी चाहिए। अगर कंट्रोल भी हटा दूं तो कंट्रोल रिस्क। क्लियर है? एक बैंक है, प्लीज सुनना, एक बैंक अपने एक कस्टमर को लोन देता है या हजारों? तो हो सकता है कि उन हजारों कस्टमर्स में से जो हमने उसके ऊपर एक एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस या बैड डेट बुक किया वो सही ना किया हो। इनहेरेंट। भाई नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है ना कि वहां पे ये एक रिस्क एग्जिस्ट करेगा रिसीवेबल की रिकवरेबिलिटी पे, इनहेरेंट रिस्क, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, बैंक है। अच्छा, अब इसके ऊपर कंट्रोल क्या लगा जाते हैं? क्रेडिट असेसमेंट होनी चाहिए, क्रेडिट लिमिट सेट होनी चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए, एजिंग बननी चाहिए। अब ये सारे हटा दूं तो ये क्या है? कंट्रोल रिस्क। तो आपका जो ऑडिट रिस्क बनता है ना, वो इन दोनों का मिलाप होता है, इनहेरेंट और कंट्रोल। तो हमने यही सिखाया था, नाम आज बता रहा हूं, सीखा यही है हमने, इसको और इंप्रूव कर लेंगे। अभी तो सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट पे आ रहा हूं, तो मैं पहले पूरी दुनिया क्लियर कर रहा हूं ताकि रिफ्रेशर वाले भी कनेक्ट हो जाए मुझसे। अच्छा, ये कुछ रिस्क आपके सामने आ गए हैं। मैंने एक तो इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट का बोला, मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का बोला, और रिसीवेबल्स का, बैड डेट्स का भी जो बताया। चौथा, सुनना, आप कंट्रोल्स का जायजा ले रहे थे, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, सही है? आप कंट्रोल्स का जायजा ले रहे थे, और कंट्रोल्स का जायजा लेते हुए आपको पता लगा कि सेल बुक होती है सेल्स ऑर्डर को देखते हुए। सेल्स बुक होती है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेल बुक होती है। नाजिश, क्या मसला है? सेल बुक होनी चाहिए जीडीएन पे, ऐसा है? अच्छा, तो सेल बुक होनी चाहिए जीडीएन पे, मतलब वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल ही तब होगी ना। हो सकता है सेल्स ऑर्डर 50,000 यूनिट्स का हो और जीडीएन कम का बनाओ, तो आप तो पूरी सेल रिकॉर्ड करके बैठ जाओगे। तो मुझे बताओ इसमें क्या रिस्क है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कौन सा लाइन आइटम हिट होगा? रेवेन्यू। ओवर स्टेट हुआ होगा, अंडर स्टेट? ओवर स्टेट हुआ होगा। भाई क्या, जल्दी बताओ, ऑनलाइन वाले सही कह रही है, ओवर स्टेट हुआ होगा। कौन सी असर्शन है? अकरेंस है। आप हो गए ना चीता, अब समझ आ रहा है कि अकरेंस की बात हो रही है। अकर हुआ नहीं है, रिकॉर्ड कैसे हुआ? क्लियर है? पक्की बात है? आगे सुने, मैं इन्वेंट्री परचेज करता हूं, मैं कंट्रोल्स का जायजा ले रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं कंट्रोल्स का जायजा ले रहा हूं। क्या मैंने ऑडिट शुरू कर दिया? रिस्क खेल रहे हैं। अच्छा, अब मैं जब आया, मैंने कंट्रोल्स का जायजा लिया, मैंने उससे पूछा भाई तुम इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने का मैकेनिज्म क्या है? उसने कहा भाई मैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड करता हूं इस तरीके से कि जब मेरे पास, जब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं, जब मैं परचेज ऑर्डर प्लेस करता हूं, उस वक्त मैं इन्वेंट्री डेबिट करके पेबल क्रेडिट कर लेता हूं। हाँ भाई, जीआरएन के बेस पे करना चाहिए। अच्छा, तो मुझे बताते हो जानी इसमें मसला क्या है? नहीं हो सकता है जीआरएन आई ना हो। तो अभी इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या मसला है?
इन्वेंट्री हिट हो रही है, ओवर स्टेटेड हुई हुई है, अंडर स्टेटेड, ओवर स्टेटेड हुई हुई है। अच्छा तो कौन सी असर्शन है? एग्जिस्टेंस, मौजूद नहीं है, रिकॉर्डेड होगी। भाई खेलना आ गया चीजों से। अब ये हमने इतना काम किया उसके ऊपर तो अभी यहां तक पहुंचे हैं। ये तो हो गई रिस्क असेसमेंट। आओ देखते हैं रिस्क फैक्टर, कंपनीज इन्वॉल्व इन इंपोर्ट। अच्छा रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाइफ का मसला है कि हो सकता है कि यूजफुल लाइफ, इम्पेयरमेंट, ये सारे रिस्क है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इसके बाद हमने कहा सेल्स इज इंक्रीजिंग हाउएवर कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल इज अंडर स्टेटमेंट ऑफ कमीशन एक्सपेंस। वो पूरी सिखाई हुई चीज़ है। सेल इज रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन सेल्स ऑर्डर, जीडीएन पे होना चाहिए। क्वालिटी चेक्स परफॉर्म नहीं हो रहे, सेल्स रिटर्न का रिस्क है। अच्छा तो अब इसके ऊपर जैसे जैसे आपको रिस्क मिलते हैं ना, जैसे जैसे आपको रिस्क मिलते हैं इसके अलावा, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे हम लिखें अगर हल्का फुल्का तो हम यहाँ कहेंगे यहाँ पे मुझे रिस्क है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, लाइफ और इम्पेयरमेंट का। ये आप लोगों ने खुद सीखे थे इधर, अंडर स्टेटमेंट ऑफ कमीशन का। अच्छा फिर ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स का, और ये अंडर स्टेटमेंट ऑफ, हाँ भाई ऑफ। ये एनआरबी वाला कौन है? एनआरबी वाला कौन है नशई? एनआरबी वाला तो तब होगा ना जब मैं खरीदते वक्त चेक ना करूं। ये बेचते वक्त का मसला है, ये बेचते वक्त का मसला है, सही है ना। तो हम ये कह सकते हैं ना कि सेल्स रिटर्न हो सकता है सही से अकाउंट फॉर ना की गई हो। तो अब मैं वैसे बता रहा हूं, अब मैं वैसे बता रहा हूं जैसे ही आपको रिस्क मिल जाते हैं ना सारे। अच्छा आप यहां पे फोकस करें, कुछ आपको एंटिटी से समझ आए, कुछ एनवायरनमेंट से समझ आए। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कहां से पता लगे होंगे? एनवायरनमेंट से। अच्छा और ये जो फॉरेन एक्सचेंज है एंटिटी से, ऑपरेशंस में से। अच्छा सेल इंक्रीजिंग एनालिटिकल से, सेल रिकॉर्डेड कंट्रोल से, यही है ना। और दूसरा क्वालिटी चेक कंट्रोल से। देखो कैसे सारा मिक्स होकर रिस्क सामने आ गए, कुछ एंटिटी से, कुछ एनवायरनमेंट से, कुछ इंटरनल कंट्रोल से। अच्छा जैसे ही तुम्हें रिस्क सामने आ गए अब तुम करोगे इसके ऊपर काम, उसको हम कहते हैं प्रोसीजर्स, उसको हम कहते हैं। अब पहले बताओ यहां तक अलाइंड हो? जो रिफ्रेशर वाले थे उनको भी थोड़ा सा पंप अप करके यहां तक ले आए कि भाई ये हुआ होता था और इनको मैंने करवाया, ये रिवीजन के तौर पे यहां तक ले आया सबको एक साथ। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी ऑनलाइन वालों। कमीशन वाले में फेक सेल्स रिकॉर्ड नहीं होगी बेटा, नहीं ना। हम ये कह रहे हैं कि अगर सेल इंक्रीज हो रही है तो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कमीशन भी इंक्रीज होना चाहिए। तो हमने पहले ये बात की हुई, ये मैंने क्लासेस में 10 बार बताई है, दिस इज जस्ट अ रिवीजन। अच्छा अब आगे सुने, अब फोकस के साथ। सर इनहेरेंट रिस्क को केटर करने के लिए कंट्रोल्स लगाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और कंट्रोल्स भी फारिग हो तो ऑडिट रिस्क आपका डबल हो जाता है, सही है। ये मैंने बात बता दी, अभी फोकस होकर इधर देखने जो हम कह रहे हैं। अब हमने कहा जैसे ही आपको रिस्क हो गया ना, ये तो हो गया आज तक का बेसिक रिवीजन। अब एक एक रिस्क के ऊपर आप क्या करेंगे? काम करेंगे, प्रोसीजर करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंशिएट करेंगे, सब्सटेंशिएट का मतलब होता है वैलिडेट करेंगे कि क्या मेरा जो रिस्क है वो वाकई में सही है या नहीं। अच्छा तो अब वैसे ही मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, सिर्फ समझाने के लिए। अगर मुझे यही नहीं पता हो ना कि फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क को केटर करना है, रेट पे फोकस करना है, मैं कभी नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, जितने भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस हैं उसका सैंपल उठाऊंगा, उस दिन का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाके रेट देखूंगा और देखूंगा सही यूज हुआ है, क्या ऑडिट हो जाएगा ऐसे? यस। पर पता होगा तो पिक किया ना, ऐसे तो एक ही रेट चिपका के आ जाऊंगा। पहले बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है? तो हमने क्या कहा कि अगर मैं ऑडिट करता है इसका, जो कि अभी सिखाया नहीं है प्रोसीजर, अगर मैं ऑडिट करता है इसका तो मैं सिंपल एक काम करता, मैं ट्रांजैक्शन उठाता, वो भी फॉरेन, लोकल क्यों नहीं उठा रहा? फॉरेन रिस्क है ना, उसमें होती डॉलर वैल्यूज, रिकॉर्ड होती पीकेआर में। तो मैं देखता उस दिन पे, जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हो रही है, उस दिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। मैं मल्टीप्लाई करता, आंसर देखता, जो रिकॉर्ड हुआ है उससे मैच कर रहा है तो मतलब सही है। कोई गलती को ऑडिट की जबान में कहते हैं मिस स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? जो उसने स्टेट किया हुआ है वो गलत है, मिस स्टेटमेंट। पहले बताओ बात समझ आती है? तो एक एक करके जार्गन तुम्हारी जिंदगी में ऐड होंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो उसने स्टेट किया हुआ वो गलत है, उसको हम कहते हैं मिस स्टेटमेंट, गलती। आगे सुने,
फिर रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो लाइफ और इम्पेयरमेंट का खदशा है। अगर इम्पेयरमेंट का मसला है मेरे बच्चों तो मैं करूंगा ये, मैं बोलूंगा आप अपनी वैल्यू इन यूज की वर्किंग दे दें, मार्केट से एसेट की फेयर वैल्यू देख लूंगा और मैं देखूंगा उसकी कॉस्ट टू सेल कितनी है, तो विच एवर इज हायर इज रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अच्छा मैं देख लूंगा कंपैरेबल कंपनी, ये ऑडिट प्रोसीजर सिखा रहा हूं अभी खाली हाई लेवल, हाँ डिटेलिंग तो तुम्हारी सोच है कहां तक लेके जाएंगे। फिर मैं खाली बताऊं एक एक रिस्क पे कैसे, तो मुझे पता ही नहीं होगा तो काम क्या करूंगा। मैंने आपको कितनी एग्जांपल्स दी हैं कि एक बच्चा जाता है सिर्फ लाइफ को डिवाइड करके आ जाता है, भाई ये तो देखो लाइफ सही है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, ऐसी ही कंपैरेबल कंपनीज के फाइनेंशियल खोलता हूं, देखता हूं उन्होंने क्या लाइफ यूज की हुई है। क्योंकि अगर ऐसी ही कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं एक यूफोन का ऑडिट कर रहा हूं और जैज है, टेलीनॉर है, तो अगर 5G आ रहा है तो उन लोगों ने लाइफ भी चेंज करनी है ना, कम करनी है। तो मैंने उनके फाइनेंशियल खोल के देखे तो उनकी लाइफ हो गई थी कम, और नीचे नोट भी डाला हुआ चेंज इन एस्टीमेट का, होता है ना IAS 8 के हिसाब से चेंज इन एस्टीमेट। मैंने उसका नोट जाके पढ़ा, उसने मतलब सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी हैज रिवाइज्ड इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स एंड टावर्स। तो वो तो सही किया हुआ उसने। अच्छा मैंने अपने वाले को देखा, मेरे क्लाइंट ने नहीं किया हुआ, तो मेरा रिस्क तो सही था, पिक हो गया। उसने लिया हुआ 20 साल, अब अगले 3 सालों में 5G आ जाएगा, तो 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता ना, अनलेस के वो आपको प्रूफ करे कि यही एसेट्स मैं उस टेक्नोलॉजी में यूज कर पाऊंगा। तो ये तो तब बातें करोगे ना तुम उनसे, ये तुम्हें रिस्क पता हो कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो हमने पहले रिस्क आइडेंटिफाई किया, तो मुझे बताओ क्या फिर मैं कंपैरेबल कंपनी से उसकी लाइफ को असेस कर सकता हूं, ये हो जाएगा। अच्छा फिर अगर कमीशन की बात हो रही है तो कमीशन की अंडर स्टेटमेंट का रिस्क था ना, तो इसका ऑडिट करने का तरीका ये होता है, मैं मैनेजमेंट के पास जाता हूं, मैं उससे कमीशन पॉलिसी लेता हूं, वेयर हाउस जाता हूं, वहां से क्वांटिटी सोल्ड लेता हूं। अच्छा पॉलिसी से तो हट नहीं सकता ना, और क्वांटिटी सोल्ड ले ली, उसको प्राइस से मल्टीप्लाई किया और उसमें परसेंटेज चिपका दी, सही आंसर आना चाहिए। और अगर वो कम आ रहा है तो इसका मतलब है रिस्क सही था, उसमें गलती है, मिस स्टेटमेंट है। तो आप यही तो सोच रहे हैं कि मैंने जाना कैसे, किस जगह, टारगेटेड जगह पे तो पहुंच रहे हैं। अब ये है जैसे सेल इज रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन द सेल्स ऑर्डर, तो आपको किस चीज का रिस्क था, ओवर स्टेटमेंट का, एग्रीड है। अच्छा तो हमारा यहाँ पे जब रिस्क ये है कि भाई मेरी सेल्स ओवर स्टेट हुई हुई होगी, तो मैं पता है क्या करूँगा, सुनना, जो सेल्स रिकॉर्ड हुई हुई है मेरे फाइनेंशियल्स में, उस सेल्स को उठाऊंगा और देखूंगा उसके अगेंस्ट GDN कितने का बना, नहीं आई बात समझ। अच्छा GDN अगर कम का बना हुआ तो सेल क्या हुई हुई है, ओवर स्टेट हुई हुई है। अब तुम्हें पता लगा तो टारगेट पे पहुंचे ना। अब एक बच्चा जो है, प्लीज सुनना, एक बच्चा इनवॉइस वेरीफाई करके आ गया, नहीं वो तो आपने इनवॉइस गलत बनाई है ना, यही तो चेक करना है। तो पहले बताओ टारगेट पे कैसे पहुंचते, जहां मसला है वहां पहुंचे, सबूत वहां से मिलेगा जो रिस्क है। पहले बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग दोनों में फर्क समझ आ रहा है कि अगर मैं इनवॉइस वाइज चल रहा हूं तो भाई इनवॉइस तो चर्सी ने बनाई गलत है, रेवेन्यू गलत बुक किया, इनवॉइस भी गलत बनाई है, मेरे रिसीवेबल भी ओवर स्टेटेड है, मेरी सेल भी ओवर स्टेटेड है। अब उस चीज को सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जितनी भी सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हुई हैं उसको मैं GDN से कंपेयर करूंगा, बोलूंगा बताओ मुझे इस सेल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट GDN कितने का बना था, और अगर वो GDN कम का था तो रिस्क मेरा सही था, सेल्स वर ओवर स्टेटेड, सेल्स ओवर स्टेट हुई थी, होनी नहीं चाहिए। पहले बताओ बात समझ आती है। अब एक हमारा नशी कह रहा है कि GDN फेक भी तो बन सकता है, वो कोलिजन कहलाता है, उसमें आप कुछ कर सकते हैं या टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज काम करेंगे। अच्छा अब एक इंडिपेंडेंट बंदा आपकी फाइल रिव्यू कर रहा है, आपका ही ऑडिट कर रहा है, क्योंकि ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड भी होता है ना, वो आया आपके पास, आपने कंट्रोल्स में देखा, लिखा हुआ है, आपने खुद लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में कि सेल्स इज बुक बेस्ड ऑन द सेल्स ऑर्डर, तो वो आपसे बोलेगा भाई ये तो तेरा रिस्क है, इस पे काम क्या किया, तो हम बोलेंगे नहीं हमें तो लगता है GDN फेक बन सकते हैं इसलिए हमने काम ही नहीं किया। काम तो करेंगे ना भाई, कितने GDN फेक बनाएगा, कोई ना कोई तो हत्ते चलेगा ना। तो आप क्या GDN SS को बोल पूछोगे कि हाँ भाई तेरे पास है या नहीं, चेक भी करोगे, तो उस पर आपके भी साइन होंगे। और मैं मजे की इंटरेस्टिंग कहानी बताऊं, एक फ्रॉड हमने, जैसे GDN वाली बात कर रहा है ना, ये एक फ्रॉड हमने ऐसे पकड़ा था कि हमने ये देखा था कि GDN जो बन रहे थे ना, एक बेवकूफ़ी की थी उन लोगों ने, देखो चोरी करने वाला कोई ना कोई सबूत तो रहने देगा। अब मैं वैसे बता रहा हूँ, हमारे बच्चे ने क्या किया, सैम्पलिंग की ना, तो लाइन से ना उसके कुछ सैंपल उड़ गए सीक्वेंस में,
मैंने कहा इसका जीडीएन दिखा, यही रिस्क था वहां पे। जब मैंने जीडीएन देखने लगा ना, तो जीडीएन के ऊपर सिग्नेचर जो है लाइन से 15 जीडीएन पे कस्टमर के सेम सिग्नेचर थे और कस्टमर नेम अलग थे। अच्छा मैंने बोला अच्छा बच्चे से मिस हो गया, वो बच्चे ने बेवकूफी क्या की, जीडीएन पे से क्वांटिटी देखी, बच्चे ने जीडीएन पे क्या देखी सिर्फ, वो बोल रहा है सर सेल्स तो बिल्कुल सही बुक हुई हुई है, आपकी रिस्क असेसमेंट गलत है। मैंने कहा वे क्या हो गया, सवाल कर, एक मिनट रुक जा, हो सकता है गलत भी होती कि वो सही होते, पर मैंने कहा एक मिनट सबर कर जा भाई, रिस्क तो सही है ना, देखो रिस्क तो मेरा बिल्कुल सही था ना कि यार किस पे बनना है, सेल्स ऑर्डर पे बनना किस पे चाहिए, जीडीएन पे, ये तो सीधा सीधा भंड है। मैंने कहा एक मिनट सबर कर, तो अब जैसे इसकी वाली बात, जीडीएन खोल, मैंने कहा खोल जीडीएन, अच्छा सिग्नेचर देखा सेम, सिग्नेचर देखा सेम, सिग्नेचर देखा, यानी इसका मतलब ये है कि वो इन्वेंट्री गोडाउन से बाहर गई नहीं थी, साइन एक ही बंदा करे जा रहा है, तो बेवकूफ़ी में वो ये करेगा, नाम अलग अलग आए। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। अच्छा नाम अलग अलग भी आ रहे हैं कस्टमर एक्नॉलेजमेंट में, कस्टमर एक्नॉलेजमेंट होती है, तो ये तभी तो बिजनेस सिखाया है पूरा, ऐसे ही थोड़ी ना ऑडिट कर सकते हो अब तुम। आप बोलेंगे आपका प्रोसेस है, तो हम गए, हमने बोला सीएफओ को कि भाई ये तो आपने सेल्स इतनी मेहनत से की है ना इस बार, बोला हाँ सर वेरी टफ, यू नो वी हैव डन लॉट ऑफ मार्केटिंग एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू अचीव दिस टारगेट। मैंने कहा यार यू नीड टू साइन मैनी जीडीएंस एट द सेम टाइम, है ना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, तो कीप ऑन साइनिंग द सेम जीडीएन विद द सेम सिग्नेचर। वो फुल एसी में जो वो बदका है ना, तो बोला ये क्या कह रहे हैं आप, मैंने कहा भाई जीडीएन दिखा इसको, तो जीडीएन दिखा है साइन सेम है, उससे बोला यार ये कौन कर सकता है, मैंने कहा ये आप कह रहे हैं मुझे, बोले नहीं यार दिस हैज़ टू रिवर्स, मैंने कहा प्लीज़ रिवर्स करें, थैंक यू सो मच। तो क्या रिस्क सही था, देखो कंट्रोल से पहुंचे थे वहां पे। एक बेवकूफ़ आना ऑडिटर तो ये होगा ना, सेल की ट्रांजैक्शन देखेगा और इनवॉइस देख लेगा। तो देखो कहने का मतलब ये है कि जब आप ये कहते हो ना कि फेक हो सकता है, तो भाई वो पकड़ा जाएगा, चेक तो करो, उसके बाद भी नहीं हुआ तो आपने तो काम पूरा किया ना। अच्छा जो मैं तुम्हें वैसे सिखाता हूँ, ये रिफ्रेशर वाले बच्चों को पता होगा, इंटरेस्टिंग बात है, जो मैंने अभी काम किया ना, इसको हम कहते थे नॉन सैम्पलिंग रिस्क। क्या कहते हैं? सैम्पलिंग रिस्क ये होता है कि सैंपल गलत पिक हो जाए, ये मसला ये नहीं सैंपल सही आया था। नॉन सैम्पलिंग रिस्क ये होता है सैंपल में आते हुए भी तुमने भंड मारा, सही तरीके से नहीं देखा उसको। एक बात बताऊं, पूरे ऑडिट में सबसे ज्यादा जो खतरनाक होता है ना, वो होता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। तुम्हारे सैंपल में एक चीज आ गई, तुमने मिस कर दी, किसी रेगुलेटर ने आके देखा ना तुम्हारा लाइसेंस रिवोक होगा, पहले कंपनी को तो बाद में पूछेगा वो। भाई तुम कहते हो रीजनेबल एश्योरेंस, मान लिया, अबे तुम रीजनेबल एश्योरेंस लिए कहते हो ना कि सैंपल हो सकता नहीं है, किसी और में मसला हो, हमें जो मिले वो सही हो। अबे जो तुझे मिला है उसको तो देख। इसको केटर किया जाता है अच्छे ऑडिटर के रिव्यू से, एक्सपीरियंस से, कि यार वो देखे कि क्या क्या इसमें चीजें हैं। तो हमने एक एक करके, वो तो एक्सपीरियंस है ना यार, सीखते 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 यहाँ पहुंच गए, क्या क्या फोकस करना है। तो ये तुम्हें बता रहा हूं कि ये चीजें फोकस करनी होती हैं बिफोर यू कंक्लूड ऑन एनीथिंग। कंक्लूड याद रखना, वर्ड क्या यूज किया है, कंक्लूड, नतीजे पे पहुंचना है। ये प्रोसीजर कर क्यों रहे हैं, नतीजे पे पहुंचे, कंक्लूजन पे पहुंचे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। पहले बता दो ऑनलाइन वाले बच्चों, आज सब यहां तक बात समझ आती है? पूरे ऑर्डर को कनेक्ट किया आज कि ऐसे 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 प्रोसीजर होते हैं, प्रोसीजर भी सिखाए नहीं है बाखुदा, सिर्फ एक हाई लेवल व्यू दे रहा हूं, एक हाई लेवल व्यू दे रहा हूं, सही है सर। अगर कस्टमर नेम भी सेम होता तो बेटा खिजरा, मैं आपको बचपन से यही कह रहा हूं और आज भी यही कह रहा हूं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? कुछ भी नहीं कर सकते। इसको मैं यूं भी पकड़ता हूं, तुम ऐसे खोलोगे तो मैं तो तुम्हें बताता हूं कैसे फ्रॉड पकड़ सकता हूं मैं। जिंदगी में मैंने हर क्लाइंट पे किया ही यही है, दिमाग ही इस नौयत पे चलता है। जैसे आप कह रहे हो ना कि हो सकता है, फिर उसको ऑडिट करने की चाहत भी रखो ना कि कस्टमर नेम भी सेम हो सकता है। उसके लिए हम ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि भाई कोई बंदा अपनी क्रेडिट लिमिट से ऊपर तो नहीं गया, उसको फेक सेल बुक करने के लिए क्रेडिट लिमिट उसके बाप को भी ब्रीच करनी पड़ेगी। नहीं आ रही बात समझ? अब किसी का दिमाग नहीं जाता यहां तक। एक बात समझो ना यार, अगर मुझे फेक सेल बुक करनी है तो पहले तो मुझे इस कस्टमर को सिस्टम में लाना होगा, और अगर वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उसकी क्रेडिट लिमिट ब्रीच हुई होगी, अबे वो वहां पकड़ लूंगा मैं उसको। तो मैं तो यूं 3 वे चलाता हूं, मैं बोलता हूं अच्छा मेरी बात सुनिए, है ना कुछ नहीं मिला ना, जरा ऐसा देख कितने ऐसे कस्टमर है जिनकी क्रेडिट लिमिट ब्रीच हुई है, वो सारे निकाल लो, एक साथ पता लग जाएगा भाई क्यों ब्रीच हो गई। फिर हम बोलते हैं बताओ इसकी अप्रूवल अगर एक्सेसिव हुई थी, किसने अप्रूव किया इसको?
और किसी का अप्रूवल अगर नहीं हुआ वहीं पकड़ में आ जाएगा फेक सेल्स है। तो यार जानिए ये तो मतलब ऑडिट के गेम्स है ना। कस्टमर को कंफर्मेशन भेज सकते हो, अब फिर ये बोलेंगी कि सर वो भी अपना ही बंदा बैठा हो, अब तो क्या उसका एनआईसी लेके चेक करूंगा? मतलब भाई कहीं तो रुकोगे ना। मैं तो तुम्हें वो तरीके बता रहा हूं जो मैक्सिमम हो सकते हैं। इसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ऐसा प्रोसीजर करो कि उसके जन गुमान में भी ना हो। तो ये तो तरीका कार है, उन्हीं के प्रोसेस से उन्हीं को समझ के उन्हीं को ढूंढना है। यही है ना कि उन्हीं से समझाना, उन्हीं का प्रोसेस देखा। तो ये अच्छा, अब एक कस्टमर है, अच्छा अब हमने एक, मैंने वैसे ही कह रहा हूँ, ये सारी मैं फ्रॉड की कंसिडरेशन सिखा रहा हूँ तुम्हें। मैंने ऐसी एक तरीके से देखा कि एक कस्टमर है, सही ना, उसको बार बार सेल हुए जा रही है। ईयर एंड के ऊपर उसको कोई पूरे साल की सेल का 20% हुआ है। ईयर एंड के ऊपर पूरे साल की सेल का। ये मैंने क्या किया? एनालाइज किया। ये मैंने क्या किया? एनालाइज किया। एनालिटिकल प्रोसीजर से मैंने अपने चिंटू को कहा, मैंने कहा बात सुन जा, ये देख के ये कौन है, ये इसकी अप्रूवल थी। जब हम गए तो हमने देखा वो कस्टमर ऑनबोर्ड ही नहीं हुआ था। कस्टमर ऑनबोर्डिंग की अप्रूवल होती है ना, तो उसकी फेक सेल हुई थी। मैनेजमेंट ने अपने कंट्रोल को ओवरराइड किया हुआ था। याद है सिखाया था, अपने बनाए हुए कानून को ब्रीच कर देना। तो ये सारी बातें हुई हुई हैं हमारी। मैं खाली आज कनेक्ट कर रहा हूँ डॉट्स को। तो मुझे फिर फ्रॉड पता लग गया ना भाई। कंट्रोल तो उन्होंने ही बनाए थे ना। हमने बोला भाई अगर ये नई चौरंगी आई हुई है तो उस नई चौरंगी के ऊपर आपका कंट्रोल क्या था? किसने अप्रूव किया इसको सिस्टम में डालने से पहले? क्रेडिट लिमिट किसने सेट की है? वो थी नहीं, फिर पकड़ा गया। तो भाई ऐसे तो यू कीप ऑन गोइंग एंड ऑडिट विल नेवर एंड। आपको कहीं ना कहीं आके रुकना है। अपने रिस्क निकाले, आपने सारे काम किए वो जो करने चाहिए। मैंने प्रोसीजर आप लोगों को बाय द वे सिखाया भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक इंटरेस्टिंग कहानी बनाने के लिए बताता हूँ कि मैं इस पे होता तो ऑडिट कैसे करता और किया कैसे है आज तक। पहले बताओ यहाँ तक अलाइंड है, पक्की बात ऑनलाइन में, जल्दी बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है, जल्दी से जानी सारे बच्चे, जल्दी से, बेहतरीन है। ओके अच्छा, अब एक एक करके आखिरी वाला भी कर लेते हैं ना, जब सबके प्रोसीजर बता दिए। होपफुली तुम लिख भी रहे होगे, जैसे सुन ही रहे थे, सुन रहे थे ना, लिखे तुम लोगों ने नहीं है फिर भी, चलो सही है। ये ऑडिट में हर बैच में होता है। तो सुनो इधर कोई ये बता दे कि सिलेबस में कोई चेंज तो नहीं है भाई। ये देख ले यार इधर, क्वालिटी चेक्स नॉट परफॉर्म बिफोर द डिस्पैच ऑफ गुड्स। क्या रिश्ता? सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड यानी ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का। अब इसके अंदर मैं जीडीएन वेरीफाई करूंगा, कितना गंदा लगेगा। नहीं एक बात सुनो ना, इसके अंदर मैं जाके सेल देख रहा हूँ, जीडीएन देख रहा हूँ, अबे वो तो सेल होने को वेरीफाई कर रहे हो, सेल के रिवर्सल को वेरीफाई करना ना कि हुई या। तो एक बच्चा बेवकूफ सेल्स को ऑडिट करता है, ये रिस्क है। वो सेल ट्रांजैक्शन को पिक करेगा, बोलेगा जीडीएन बनानी है। मैंने कहा मैं जीडीएन की बात ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ आते हुए देख, वापस आई हुई चीज वापस से री रिकॉर्ड हुई, उस जीआरएन भी नहीं। अब सुने मैं बताता हूँ, एक देखो क्रेडिट नोट बनाया नहीं, वो क्या कर लोगे आप? मैं बताता हूँ, आप सिंपल कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे कस्टमर और कंपनी की। कॉरेस्पॉन्डेंस देखो, कोई अगर आपको कोई मसले होते हैं ना तो कंप्लेन लॉग होता है एक, आप वो जाके इंस्पेक्ट करेंगे ये चेक करने के लिए कि कोई रिटर्न की कंप्लेन तो नहीं है। एग्रीड है? आप उस बंदे से जाके इंक्वायर करेंगे। देखो वो कह रहे हैं इनवर्ड गेट पास को देखेंगे, मैं ये कह रहा हूं, देखो मैं तो मैंने एक हाई लेवल बात करूं, फिर दोना नहीं करना, सुकून से सुनना है। फिर ये तारे जमीन पे की तरह ईशान नंद किशन अवस्थी नहीं बन जाने के क्या चल रहा है। सुकून से सुन लो कि कहना क्या चाह रहा हूँ, प्लीज सुनो। एक बच्चा ना सेल्स रिटर्न को वेरीफाई कर रहा था, मैं तुम्हें रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। फिर एक बच्चा सेल्स रिटर्न को वेरीफाई कर रहा था। किसको वेरीफाई कर रहा था? सेल्स रिटर्न को। मैंने तभी कुछ भी लिखा नहीं है यहाँ पे क्योंकि प्रोसीजर मैंने सिखाया नहीं है, सिर्फ कहानी सिखा रहा हूँ। लिखना आपका काम था आज की क्लास में, सही है? तो सुने, सेल्स रिटर्न को वेरीफाई कर रहा है। उसने क्या किया? उसने जनरल लेजर खोला और सेल्स के डेबिट उठाए। नहीं आ रही बात समझ? सेल्स के डेबिट उठाए, हाँ या नहीं? जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, हाँ या नहीं? बिल्कुल नशे की तरह बैठना नहीं है, बताओ हाँ या नहीं। उसने सेल्स के डेबिट उठाए। सेल्स के डेबिट का मतलब ये है, ये वो सेल्स का रिवर्सल है जो हो चुका है। एग्रीड? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि सेल्स इंक्रीज होगी तो क्रेडिट कम होगी तो डेबिट। उसने डेबिट उठा लिए, सारे नहीं उठाए, सैंपल पे उठाए, पता नहीं क्यों। सैंपल पे उठाएगा भाई, साल में कितनी बार हुई होंगी?
चलो ओके, ये भी बात समझ आती है, सैंपल पे उठाया उसने। प्लीज सुनना, अब सैंपल पे उसने जब वो डेबिट वाली एंट्रीज उठाई ना, उसका जाके उसने जो गुड्स इनवर्ड नोट होता है वो देख लिया, वेरीफाई कर रहा है ना, पहले बताओ ये हो गया ना, उसने वेरीफाई की हैं वो वाली सेल्स रिटर्न जो बुक हो चुकी हैं, जो नहीं हुई रिस्क वो था। कहानी अब सुनने में आती है, समझ आती है? तो ये जो यहाँ पे बच्चे कह रहे ना कि मैं गुड रिसीव्ड नोट देख लूंगा, अबे वो तो वो है जो आ गया। इसके दो तरीके होते हैं, पहला बताया कस्टमर कंप्लेन लॉग, कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कस्टमर, दो बातें हो गई। ऐसा है क्या इन दोनों जगहों से आपको ऑल टुगेदर आपकी सेल्स रिटर्न का पता लग सकता है? और फिर वो लॉग जो उठाओगे ना, इसने कस्टमर ने कंप्लेन की कि मैंने ये माल, ये वाला जो इनवॉइस थी ये वापस की है, तो आप वही जाके देखोगे क्या रिकॉर्ड हुई भी है। देखो एक चीज रिकॉर्डेड से वहां जाओगे तो आप चेक कर रहे हो हुआ था या नहीं हुआ था, हम वो चेक कर रहे हैं जो होना चाहिए था और नहीं है। पहले बताओ फर्क समझ आता है जी? डेबिट नोट रिसीट तुम कैसे डिटेक्ट करोगे? ऐसे ही ना कि कस्टमर की कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसी कॉरेस्पॉन्डेंस में बताएगा ना मैंने इतने का डेबिट नोट भेजा था, इसको कैसे पता लगेगा? आप उस बंदे से जाके इंक्वायर कर लोगे जो डेबिट नोट रिसीव करता है। बात समझ आती है? और एक और आखिरी प्रोसीजर कर सकते हो, सुनना। पहले बताओ, मैंने अभी दो बातें कही हैं, कस्टमर कंप्लेन लॉग, कॉरेस्पॉन्डेंस, और नहीं तीसरा अभी बताया ना इनके कहने पे कि जो बंदा डेबिट नोट रिसीव करता है उससे डेबिट नोट की लिस्ट ले लो और फिर देखो ये सारे डेबिट नोट रिकॉर्ड हुए हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ रह गया हो। ये वाली आ रही नहीं बात समझ? देखो दो बातें अलग अलग बोली है मैंने। एक तो आपने कस्टमर कंप्लेन लॉग देखा, देखो दिस इज व्हाट आई एम नोन फॉर ना, प्रोसीजर्स। इधर सुनो, मैंने कहा वापस से, पहला मैंने क्या बताया आपको, कस्टमर कंप्लेन लॉग, दूसरा कॉरेस्पॉन्डेंस, कि आपस में जो बात चल रही है कोई ना कोई ईमेल होगी ना, इस पे ये बातें होती होंगी। तीसरा उस बंदे से जाके लिस्ट ऑफ डेबिट नोट ऑब्टेन करो और देखो कि क्या वो सारे के सारे डेबिट नोट्स मेरे सेल्स के डेबिट पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नहीं, उलट जा रहे हैं। देखो अगर तुम जनरल लेजर से वहां जाओगे ना तो वो तुम रिकॉर्डेड को वेरीफाई कर रहे हो। मैंने पता है क्या किया, रैंडम बेसिस पे कोई भी डेबिट नोट उठा लिया, अब ये देख रहा हूं कि ये रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, तो हो सकता है ना चांसेस ऑफ बीइंग मिस्ड, तो वो नहीं हुआ होगा रिकॉर्ड। तो यही तो, वो तो देखो अब मैंने सीक्वेंस क्या बनाई, देखो सुनो, पहले मैंने कंप्लेन लॉग देखा, तो वो हो सकता है कि इसने डेबिट नोट ही तुम्हें ना दिया हो, एग्रीड है। फिर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस देखी, ये भी ये कंप्लीटनेस मेक श्योर कर रहा है कि जितने भी डेबिट नोट आ गए हों, फिर जिसके पास है अब ये कर लिया। तो आप मुझे बताओ कैसा दिमाग घुमा के वहां तक पहुंचा दिया। आप कंप्लीटली इंश्योर कर रहे हो कि कुछ मिस ना हो जाए। ये ऑडिट का तरीका होता है। अब बच्चे को रिस्क ही नहीं पता, वो बेवकूफ क्या करता है, डेबिट उठाया, अबे उसने जीआरएन वेरीफाई कर लिया, क्यों भाई, ये तो वो है। ये पता है आप कब कर रहे होते, जब आपको ये होता कि बिला वजह सेल्स रिटर्न बुक हुई हुई है। नहीं यही बात समझ, ये वाली हरकत आप तब करते जब आप कहते मेरी बिला वजह सेल्स रिटर्न बुक हुई हुई है, अंडर स्टेट में सेल्स हुई हुई है, तो क्या यहां पे वो रिस्क है? अबे इसमें नहीं है। तो रिस्क जैसा होगा वैसा आपने काम करना है। क्लियर है? तो देखो कितनी सिग्निफिकेंस है, कितनी सिग्निफिकेंस है। सैंपल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अगर 100 है तो मैंने सैम्पलिंग सिखाई, मैंने ऐसी बदतमीजी की, मैं तो तुम पे फेवर करके प्रोसीजर आज बता रहा हूं ताकि मजा आए। पैसे इसके होते हैं मेरी क्लासेस में, सिंपल। तो मैं एक बात बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक तो तुम्हें सिखा रहा हूं, ऊपर से फ्री हो रहे हो, सैम्पलिंग बता दो। क्यों बता दो भाई, मैंने सिखाई है। मैंने तो ये भी बोला प्रोसीजर भी नहीं सिखा रहा, मजे आ रहे हैं, बिलाओ जाओ, कहानी चल रही है, बताओ उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, सिखाऊंगा, प्लीज सुनो, वेट करो। ऐसे फौरन नहीं निकलना ना, एक एक करके सुकून से दिमाग में फिक्स करनी है चीजें। आज अगर मैं ये ना बताऊं तो तुम बोलो रिस्क जो निकाले थे उसका फायदा ही क्या था। तो आज मैं खाली तुम्हें रियलिटी चेक दे रहा हूं कि जो रिस्क निकाले थे उसको ऑडिट करने का तरीका क्या होता है। क्लैरिटी है? पहले बता दो ऑनलाइन वालों, आप सब रिस्क से रिस्पॉन्सेस तक का बेसिक सफर समझ आता है? जल्दी बताओ ऑनलाइन लो, सारे बच्चे, सारे मतलब सारे भाई, तुम सबको क्लियर है? जी पहले सीधा बैठ,
अब बोल। हाँ, सेल्स रिटर्न जो हुई है और जो इन्वेंट्री हमारे पास आई है, क्या मेरी इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस का रिस्क इसमें है? मैं लिखूंगा। अगर मैं इस सवाल में ये लिखता कि इन्वेंट्री काउंट नहीं होता तो इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस का रिस्क होता, तो मैं ये बकवास करता। एग्रीड? बात समझ आती है? कितनी बातें बोली मैंने? 2। देखो, एक बच्चे ने कहा कि सर इसमें जो है वो वाली बात कहाँ है कि सेल्स रिटर्न की एग्जिस्टेंस का चेक कर लो। हमें मुसीबत ये नहीं है कि सेल्स रिटर्न आई नहीं होगी, हम कह रहे आ गई होगी, मौजूद भी होगी, रिकॉर्ड नहीं हुई होगी। एग्रीड? हम उस पर काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं ना कि इन्वेंट्री काउंट, देखो आपको बहुत ना मोहतात होकर चलना पड़ेगा। आप बिला वजह लिखोगे, एग्जाम में बोलेगा भाई ये रट्टू तोता है, इसने तुक्के में मार दिया। ये पहला वाला सही भी किया होगा ना, दूसरे में तुम्हें बुला लेगा। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं, फजूल क्यों लिखना है? जो बोला है उस पर काम करो। भाई ये इन्वेंट्री की काउंटिंग वाला रिस्क कब आता? जब आप बोलते हैं बोलो काउंट नहीं करते, कैमरे नहीं लगे हुए, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्वेंट्री बीइंग स्टोलन। तो आप बोलते हैं सरप्राइज काउंट कर लेंगे, जाके एग्जिस्टेंस चेक कर लेंगे। वो तब होगा ना मेरी जान जब वो रिस्क हो। अभी क्या वो रिस्क है? तो अभी आपको जो रिस्क अपेरेंटली आपके सामने दिख रहे हैं, आपने उस पर काम करना है। सर ये वो प्रोसीजर्स तो नहीं है ना जो हमने रिस्क असेसमेंट में किए थे? अबे क्या बातें कर रहा है भाई, ये कौन सी चीज़ सही है सुबह सुबह? भाई रिस्क असेसमेंट में तो मैंने वो प्रोसीजर किए थे जो रिस्क को असेस करने के लिए थे। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर थे। ये रिस्क पे काम कर रहे हैं, ये वो वाले प्रोसीजर वो भी हैं, पर वो रिस्क असेस करने वाले हैं, ये उसको वेरीफाई करने वाले हैं। उसका नाम ही रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर था। और ये क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। यहां पे भी अल्लाह की कसम इंस्पेक्ट करूंगा, इंक्वायरी करूंगा, ऑब्टेन करूंगा, सब कर रहा हूं ना। वहां पे भी इंस्पेक्ट कर रहा हूं, तो वहां पे क्या कर रहा होता हूं? रिस्क असेस कर रहा हूं। यहां पे क्या कर रहा हूं? उसको वेरीफाई कर रहा हूं। तो हैं तो दोनों प्रोसीजर्स, बट वो है रिस्क असेसमेंट और ये सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव का मतलब ये है कि सब्सटेंशिएट करना, वैलिडेट करना कि जो रिस्क आइडेंटिफाई किया थे क्या वो वाकई में है भी। अच्छा, तो अगर मुझे बात बताओ सर, जीएल से, भाई खिजरा का फिर सवाल आ गया, इसने मार्केट में फिर सवाल फेंक दिया। सुनो, जीएल से डेबिट नोट रिसीव की लिस्ट तब देखनी है जब ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स का मसला हो। सुनो सुनो सुनो, देखो ये रिफ्रेशर है, वैसे बता रहा हूं, हालत देखो तुम। जीएल से डेबिट नोट की, डेबिट नोट नहीं होता जीएल में बेटा, जीएल में डेबिट सेल्स होती है, सही है। जीएल से डेबिट की लिस्ट तब देखनी है जब ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स रिटर्न का मसला हो। गलत। जब आप ये कहें कि आपने बिला वजह, यूं कह लो सिंपल जबान में, उसने तो कॉम्प्लेक्स कर दिया, वो ये कह रही हैं कि सर मैं जीएल से डेबिट तब उठा के देखूं जब मुझे ये खदशा हो कि सेल्स रिटर्न जानबूझ के रिकॉर्ड की गई होगी। सेल्स रिटर्न, तो फिर मैं क्या करूंगा, जो जो जीएल में बुक हुआ है ना उसको जाके देख लूंगा कि वाकई में उसका जो रिटर्न आया था या। यहां पे तो मेरा मसला ये नहीं है, मसला उलट है। मेरा मसला ये है कि मैं तो कह रहा हूं सेल्स रिटर्न आई है पर रिकॉर्ड, ये जो खिजरा आप बात कह रही हैं, जो हमने बात की ना, वो तो तब होगा जब रिकॉर्ड हो चुकी है और होनी नहीं चाहिए थी, तो फिर वो उलट काम होगा उस पर। क्लियर है? तो उसमें और चीजें पता लग सकती है ना, पर जब तुम्हें जो रिस्क है तुम उसके अकॉर्डिंग काम करते हो, सही है ना। तो देखो तुम्हारी डायरेक्शन होती है ना कि ये रिस्क है तो मुझे ये ढूंढना है, तो फोकस उस पर होगा ना जो ढूंढना है। अब तुम एक ही चीज दिमाग में चलाओगे, ऊपर भी हो सकता है, अंडर भी हो सकता है, तो फिर तो मसला हो जाएगा ना। पहले रिस्क पिक करो, फिर देखो उस पर काम क्या करना है। क्लैरिटी है भाई? चलो, अब अल्लाह का शुक्र है प्रोसीजर पे हल्की फुल्की बात की। अब इसके अगेंस्ट में, हाँ तुम लिखो लिखो, मैं खाली एक चीज बता रहा हूं। रिस्क देखे, उसके ऊपर आपने प्रोसीजर देखे, और प्रोसीजर के नताइज आएंगे, उसको हम कहते हैं कंक्लूजन। क्या कहते हैं? और हम ये कह रहे हैं जो प्रोसीजर मैं करूंगा ना, उससे मुझे जो मिलेगा वो एक ऑडिट का सबूत होगा, जिसको हमने पहली क्लास में सीखा था, ऑडिट एविडेंस। अच्छा, अब यूं कहें खाली समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुझे अगर कंक्लूजन ड्रॉ करना है, कंक्लूजन किस चीज का ड्रॉ होता है? वेरी गुड। कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि क्या मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि मिसस्टेटमेंट है
या नहीं है, उसके लिए इस कंक्लूड करने के लिए तुम्हें जो दरकार है व्हाट ऑडिट एविडेंस है। कहानी सुनते रहना, सिर्फ क्या कहता हूं, ऑडिट एविडेंस तुम्हें कैसे मिलेगा, और प्रोसीजर किस पे परफॉर्म करोगे, और रिस्क कैसे आइडेंटिफाई होता है। हाँ भाई, पूरी ऑडिट साइकिल समझ आती है। देखो हम तो कह रहे हैं रिस्क असेस किया, प्रोसीजर किए, सबूत मिला, कंक्लूजन, ये पूरा ऑडिट साइकिल है। क्लियर है? चलें, अच्छा आप प्लीज सुने आगे, फोकस। अब हमने कहा यार, अब आपको सबूत मिल गया ना, अब आपने ना ऑल टुगेदर कंक्लूजन ड्रॉ करना है। कंक्लूजन का मतलब यह है, आज मैं तुम्हें और खुल के बताता हूं, कंक्लूजन का मतलब यह है कि या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट है या तो नहीं है। कितनी बातें बोली? कंक्लूजन का मतलब यह है बेस्ड ऑन द सबूत कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा। अच्छा, सबूत के बगैर कंक्लूड कर सकते हो? पता ही नहीं है, सबूत के बगैर कुछ भी। वापस सुनो, अगर सबूत नहीं मिला, अगर सबूत नहीं मिला तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या आप कंक्लूड करने की औकात रखते हो? यानी इन एनी केस कंक्लूड करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबूत चाहिए, ऑडिट एविडेंस चाहिए, जिसके बिना पे आप कंक्लूड करोगे कि या तो मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। पहले बताओ, इतनी बात समझ आती है? पक्की बात है। तो कोई आज के बाद आपसे पूछे कि हम ऑडिट के आखिर में क्या करते हैं, आप बोलेंगे कंक्लूड बेस्ड ऑन एंड हाउ ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड, सब्सटेंटिव प्रोसीजर से। और क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर से अंधों की तरह करना है या रिस्क पे करना है? तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव था। आई होप आज की क्लास में आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हुई होगी कि किस तरीके से ऑडिट चलता है। तो ये पहले बातें बताना ना फजूल होती हैं, आज जब साथ साथ चलेंगे तो आपको गेम समझ आएगी कि ऑडिट असल में है क्या। अब सुने, ऐसा भी हो सकता है मैं कंपनी के पास जाऊं, सुनना मेरी बात फोकस से, ऐसा भी हो सकता है कि मैं कंपनी के पास जाऊं और मैं कंपनी को ये बोलूं कि मुझे ना ये इंपोर्ट की ट्रांजैक्शंस दे दें, इंपोर्ट की। तो मैनेजमेंट ये कहेगी कि इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन का मेरा डेटा जल के राख हो गया है, जहां पे था वो करप्ट हो गया है, जहां पे था वो। तो आपको सबूत मिल गया ना? सबूत ही नहीं है, सबूत ही नहीं है, सबूत ही नहीं है ना। सबूत तो तब होता, अच्छा वो कह रहा है ये मेरी इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई हुई है, इतने पे रिकॉर्ड हुई है, इतना पेबल है, मैं बोलूंगा वेरीफाई कहां से करूं? हो ही नहीं सकता। इसको हम कहते हैं, अच्छा वैसे ऑडिटर का स्कोप होता है सबूत इकट्ठा करना। ऑडिटर का स्कोप क्या होता है? सबूत इकट्ठा करना। और अगर सबूत नहीं है तो इसको हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ स्कोप। आपके स्कोप पे क्या आ गई? लिमिटेशन आ गई कि आपका जो स्कोप था सबूत इकट्ठा करना, वो लिमिट हो चुका है, अब कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, यानी अब कुछ बातें लिखी हैं, हमने सीखी हैं, तो सुनना इधर। हमने कहा जब आप ऑडिट प्रोसीजर करेंगे ना तो इसके कुछ रिजल्ट आएंगे। अच्छा, रिजल्ट ये होगा, या तो एविडेंस मिलेगा। अच्छा, एविडेंस मिलने के भी दो किस्से, या तो ऑल ओके, हाँ भाई, या तो मिस स्टेटमेंट। बाकी क्या है? ये जो भी रिजल्ट होगा, सबूत मिला सही है, सबूत मिला मसला है, सबूत ही नहीं मिल रहा, ये हमें ऑल टुगेदर बताना है कंक्लूड करके एक रिपोर्ट के अंदर जिसका नाम है ऑडिट रिपोर्ट, जिसका नाम है। तो मैंने ऐसे नहीं किया कि मैंने आके बोला आओ भाई ऑडिट रिपोर्ट शुरू करते हैं, पहले बता दिया कि यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, ताकि पीछे फ्रेमवर्क हो कि भाई वो किया था, फिर सबूत इकट्ठे किए थे, फिर कुछ में नहीं मिला, कुछ में मिला, तो अब जाके कंक्लूड कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ में सबूत ना मिले और कुछ में मसले हों, तो ये तो और बड़ा मसला हो गया, ऐसा है नहीं है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुल मिला के जमा होके आखिर में आपके कंक्लूजन का बेसिस बनेंगी, आपके कंक्लूजन का।
जब आप ये बुक खोलेंगे ना उसमें लिखा हुआ है ऑडिट एविडेंस शुड बी गैदर्ड ऑन विच टू बेस द कंक्लूजन. ऑडिट रिविजन, ऑडिट प्रोसीजर्स शुड बी परफॉर्म टू गैदर द एविडेंस ऑन विच टू बेस द कंक्लूजन. यानी ऑडिट एविडेंस के बेस के ऊपर तुम क्या करोगे. बस ये बात मैंने आपको वहां से भी कनेक्ट कर दी कि ऑडिट एविडेंस शुड बी ऑब्टेन्ड ऑन विच टू बेस द कंक्लूजन. सबूत के बिना के ऊपर कंक्लूड करोगे, सबूत के बिना के ऊपर आप कंक्लूड करोगे कि ये सबूत है, इसके ऊपर मैं कंक्लूड कर रहा हूं. पहले बताओ क्या ये गेम समझ आती है, क्लियर है. अच्छा ओके, अब यहां पे एक क्या कह रहा भाई ये भाई, फिर अगर मैनेजमेंट ने ऑडिटर के कहने पर एफएस ठीक कर ली है तो फिर हम ये वाली बात करेंगे, सवाल है. तो फिर ये तो फजूल बात हो गई ना, जब मैनेजमेंट ने ठीक कर ली है तो फिर तो ये यहाँ पे नहीं आएगी ना बात. फिर हम कौन से वाले डब्बे में आ जाएंगे, ऑल ओके वाले में. हम तो वहां कब जाएंगे, जब सही ना हो. तभी तो मैंने दो हिस्से बोले ना भाई. अब एक सही कर लिया तो तुम रिपोर्ट में फिर शेयर होल्डर को लिख के दे रहे हो कि यार ये गलत है, वो बोलेगा कि पागल हो गया है. भाई बोलेगा यार सही है, मसले निकले थे तो ऑडिट करवाया इसलिए था, वो सही कर लिए तो हमें क्यों बता रहा है. अब हो गया तो हो गया. हाँ, मैं शेयर होल्डर को ये गलत बातें कब बोलूंगा, जब वो सही ना करे. ऐसा ही है ना. तो ये तो पूरी कहानी है, रिपोर्ट तो आखिरी है, कंक्लूड कर रहे हैं, बस फाइनल स्टेज. चलो अब यहां तक तो पहुंच गए. पहले बता दो कि पूरी कहानी में यहां तक की कहानी क्लियर है कि रिपोर्ट तक कैसे लैंड करना है. चलो अब आते हैं आगे. फिर मैंने कहा यार मैं रिपोर्ट अपनी पसंद की बना के दे दूं या कोई उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा. तो उसने कहा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, पहले कहानी सुननी है ताकि समझ आए कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्यों है. और ये आप बच्चों से पूछ सकते हैं, 15 से 20 नंबर का मैंडेटरी सवाल आता है हर टाइम में. हो ही नहीं सकता कि रिस्क का, रिस्पॉन्सेस का और उसका सवाल ना है. तो हमने काम भी तो इसी पे किया है, रिस्क, रिस्पॉन्सेस, और फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा जो तड़का लगाने आते हैं वो हर जगह प्रोसीजर चिपके हुए होते हैं. हर सवाल में 5 नंबर के प्रोसीजर, हर सवाल में 5 नंबर के प्रोसीजर. तो प्रोसीजर कोई आपके पूरे पेपर का 35% है. 40 से 35% है. तो हम तो उस पर काम ही करेंगे, वो तुम्हारी सोच है. पहले 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 सीख लो कि ऑडिट की थीम क्या है. अब आगे सुनो. मैंने कहा यार मुझे बताओ रिपोर्ट तो मैं अपनी पसंद से दे दूं. उसने बोला नहीं, देखो रिपोर्ट होनी चाहिए कंसिस्टेंट पूरी दुनिया में. रिपोर्ट होनी चाहिए कंसिस्टेंट पूरी. मैं बताता हूं क्यों. ये बात नहीं समझा मुझसे 5 बार रिपीट करा लेना, पर क्योंकि आज की क्लास सिर्फ बेसिस, बुनियाद बनाने के लिए ऑडिट रिपोर्ट की. अच्छा, मैंने कहा यार क्यों कंसिस्टेंट होनी चाहिए. उसने कहा कि अगर युगांडा में कोई ऑडिटर है, ईवाई युगांडा ऑडिट कर रही है, और ईवाई युगांडा में अगर आपको कोई सबूत नहीं मिल रहा तो उसके लिखने का तरीका वही होगा जो ईवाई पाकिस्तान करेगी. हमने बोला ऐसा क्यों, यूनिफॉर्मिटी, ताकि एक बंदे को कोई भी पूरी दुनिया में कोई रिपोर्ट रीड करेगा ना, एक ही देख के समझ आ जाए कि ये मसला हुआ है. अच्छा, कल आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों से आपके रिजल्ट के स्क्रीनशॉट मांगे थे ग्रुप पे. देखो वो ये रहे, ये लेफ्ट पे मेरा है, अल्लाह करे तुम्हें जल्दी मिल जाए. देखो क्वालिफाइड CA एग्जामिनेशन, मतलब ड्रीम ऑफ मैनी एंड यू विल एंड एवरीवन विल अचीव इंशाल्लाह. ऐसा ही है. सुनो ये आ गया. फिर एक मैंने वो किया था. अच्छा, आप देखो कितना प्रिडिक्टेबल फॉर्मेट है ICAP का. आप जब आंखें खुलती है ना आपकी, तो सुबह रिजल्ट होता है तो आपको पता है पहले CRN लिखा हुआ होगा, फिर P ग्रेड होगा. देखो यूनिफॉर्मिटी है ना, देख के समझ आ जाए. यस, नंबर आया तो आपने समझा, रजाई ली, वापस हो गए. भाई जैसे ही नंबर दिखे तो हमें बंद करके सो जाओ. तो कहने का मतलब ये है कि बात समझ आती है जी. 2 हैं, 2 हैं. अब देखो आपने अलग रीड किया और बाकी सबको सही पता था. कैसे पहुंचे सब सही, क्योंकि उनको पता है कि फॉर्मेट ही है, एक्सपीरियंस. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हर किसी को अपने इख्तियारात दे देना तो प्लीज सुनना, हो सकता है कि मार्केट में कोई ऑडिटर ऐसी रिपोर्ट लिख दे जो वो बात कन्वे ना कर पाए और किसी और को समझ. तो कहने का मतलब ये कि हो सकता है ना, ऐसे एग्जांपल दे दूंगा, ICAP का ये फॉर्मेट ना हो, हर किसी को अपने अपने मैसेज करे, हो सकता है कि कोई गलत इंटरप्रेट करके मिठाई भी ले आए. ऐसा ही है.
और अब्बू को मिठाई खिलाई रहे थे तो सामने से रिजल्ट आ गया, अब्बू ने वही मिठाई घुमाई और तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये आपकी कंसिस्टेंसी होती है जो सोचने में मजबूर करती है। अच्छा ऐसा लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब ये है, ऐसा लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब ये है। तो हमने बोला भाई हम स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट पे ले आएंगे। तो मैंने कहा अच्छा भाई अगर कोई हालात वाकयात हुए उस पर कोई चेंजेस हुए, मतलब ये भी मैं बताऊंगा कि अगर कोई गलती है तो उसको कैसे बताना है, अगर सबूत नहीं मिल रहा तो कैसे बताना है। बोले ये दोनों बातें मैं बताऊंगा आपको, आप उन पैरामीटर्स में रहते हुए रिपोर्ट ड्राफ्ट करेंगे, उन पैरामीटर में रहते हुए। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे देखो यही तो लिखा हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्रमोट्स consistency in the auditor's report so that it is possible to compare the auditor reporting globally. ग्लोबली सेम होना चाहिए ताकि यार कोई भी ऑडिट फर्म किसी भी कंपनी का ऑडिट कर रही है, कोई भी शेयर होल्डर ऑडिट रिपोर्ट को देखेगा उसको परखने का तरीका सेम होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनना, मैं अभी आगे जाके तो बड़ी स्टोरी जाएंगी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि कहानी तो वहीं से शुरू होती है ना, क्योंकि गलतियां पकड़ी जाती हैं तो अल्टीमेटली कहां जाती हैं, रिपोर्ट में। अब मैं क्लाइंट को बोलता हूं कि यार मैं ये लिख दूंगा, क्लाइंट बोलता नहीं नहीं यार प्लीज क्या कर रहे हो, ये उसको पता है इसका इम्पैक्ट क्या है। अच्छा और सुनना, और अगर कोई डिफाइंड वर्डिंग ना हो और हम बोलेंगे लिख देंगे, तो बोलेगा लिख दे, हम बता देंगे उसको इसका मतलब ये होता है, नहीं आई बात समझ। तो कहने का मतलब ये कि अगर कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो आगे जाके सीखेंगे, कुछ ऐसे अल्फाज होंगे रिपोर्टिंग में अगर आप वो यूज करेंगे तो शेयर होल्डर बोलेगा कंपनी तबाह हो गई है। तो वो क्या अल्फाज है अभी मैंने सिखाए भी नहीं है ना, मैं अभी बात कर रहा हूं उसकी, सिर्फ एक चीज एम्फसाइज कर रहा हूं कि आपकी रिपोर्टिंग कंसिस्टेंट होनी चाहिए ग्लोबली, तभी तो हम ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का नाम क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आप यहां बैठ के फॉलो कर रहे हैं, दुनिया में कोई बैठ के फॉलो कर रहा है, सबकी रिपोर्टिंग के फॉर्मेट्स क्या हैं, सेम है। तो आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स खोल के देखेंगे ना, उस पर जो रिपोर्ट लगी हुई होगी आपको पूरी दुनिया में कंसिस्टेंट मिलेगी। आपको समझ आएगा कि ऑडिटर ने, अब बात सुनना मेरी, आपको समझ आएगा कि ऑडिटर ने कंक्लूड क्या किया है। अगर अच्छा ऑडिटर ने कोई गलती पकड़ी है तो वो भी लिखने का तरीका आपको पता है, आपको देख के समझ आएगा गलती और क्या गलती है वो भी लिखने का तरीका पता है। और अगर सबूत नहीं मिला तो वो भी लिखा हुआ होगा पर उसकी भी डिफाइंड वर्डिंग होगी। तो यानी अगर मैंने सबूत ना मिलने वाली डिफाइंड वर्डिंग लिखी तो मुझे, मेरे ख्याल से वो ज्यादा खतरनाक है, ऐसा ही है ना। और मैंने कहा कि गलती है और बहुत बड़ी गलती है तो वो भी ज्यादा खतरनाक है। तो इन सबको लिखने के तरीका कार है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है आपने रिपोर्टिंग कंसिस्टेंट रखनी है, बट हाँ मैं आपको गुंजाइश देता हूं कि जब जो हालात वाकयात होंगे उसमें ये वर्डिंग यूज कर लेना अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से, पर जो प्री डिफाइंड वर्डिंग है वो चेंज नहीं होती। पहले बताओ ऐसा ही है? नहीं नहीं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कंप्लीटली यही चल रहा है, सही है, क्योंकि यही फॉलो हो रहा है ना रिपोर्टिंग भी इसके हिसाब से। तो वो बोलता रहा हूं मैं, वो गुंजाइश देता है कि भाई आप इसमें उतना चेंज कर सकते हैं अपनी सिचुएशन बताने के लिए। देखो वो ये बोलेगा भाई गलती हुई है, क्या गलती हुई है वो आप नहीं लिख दें आप, पर जो गलती हुई है उसको बताने के लिए वो वर्डिंग चेंज नहीं हो सकती, ताकि देख के समझ आए कि इंपैक्ट क्या है। पहले बताओ बात समझ आती है? अच्छा यानी अब तक सोफा हमने ये देखा कि हमारे पास ऑल टुगेदर जब भी मैं ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा तो मैं क्या शुरू में बनाऊंगा या कंक्लूसिव स्टेज पे? कंक्लूसिव स्टेज के ऊपर। कंक्लूजन कैसे मिलेगा? प्रोसीजर करके, एविडेंस लेके, एविडेंस के बेस के ऊपर, ऐसा ही है। चलें अब आगे सुने फोकस के साथ। हमने कहा जैसे हमने ये समझ लिया कि सही है भाई ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, मैं फिर बता रहा हूं हमने प्रोसीजर्स को भी खाली रखा है, क्योंकि मैंने रिपोर्ट शुरू करवाने का मकसद इसलिए ये क्योंकि मैं आगे जाके जब भी प्रोसीजर पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, तो मैं वहां पे ये कह रहा हूँ अब रिपोर्ट पे ये इंपैक्ट आएगा, अब रिपोर्ट पे ये इंपैक्ट आएगा, तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो अब जितने भी आगे चैप्टर्स हैं वो सब रिपोर्ट से कनेक्टेड हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ है, तो पहले रिपोर्ट समझ लेते हैं। मैंने सिर्फ तुम्हारी जिंदगी से प्रोसीजर्स को भी गायब कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। क्लियर है? चले ओके। मैंने कहा भाई अब कंटेंट्स पे बात करते हैं। अच्छा मेरे रिपोर्ट पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा ये है कि पहले मैं रिपोर्ट के सारे कंटेंट पढ़ा दूंगा, रिपोर्ट के कंटेंट्स पढ़ा दूंगा सारे, और फिर सारे कंटेंट्स को पढ़ाने के बाद मैं बोलूंगा एक एक कंटेंट पे अलग अलग चैप्टर बनाया मैंने।
कि अगर कुछ हालात वाक़यात हुए तो इस चैप्टर में इस कंटेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, दूसरे कंटेंट पे, तीसरे, चौथे, पांचवें, तो कुल मिला के जो भी कंटेंट्स हैं पहले हम उसका एक ओवरव्यू लेंगे और फिर उसको एक एक चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये बात हमने कह ली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले हम क्या करेंगे, ओवरव्यू, और फिर डिटेलिंग करेंगे। क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले मैंने कहा यार अगर मैं रिपोर्ट खोलता हूं तो उस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए। उसने बोला हेडिंग डालो, ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। ये मैंने कहा ऐसा क्यों करूं। उसने बोला कॉन्फिडेंस, पहली क्लास याद है, टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स। अच्छा, अगर मैं तुम्हें वैसे बताता हूं, एग्जामिनर ने एक बार ना रिपोर्ट दी, ICW की बात कर रहा हूं, रिपोर्ट दी, उसने बोला ये रिपोर्ट है, इसमें गलतियां निकालो। अच्छा, उसमें ऊपर लिखा हुआ था ऑडिटर्स रिपोर्ट, बच्चा स्किम करते हुए निकल गया। तो उसने फिर बोला अपने एग्जामिनर कमेंट्स में, उसने बोला कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड टू डिटेक्ट दैट इट वाज नॉट रिटन दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, बिकॉज until and unless you write that it is the report of independent auditor it will have no value। अच्छा, वैल्यू क्यों नहीं है उसकी, कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो ये लिखना था उसमें, बताना था कि भाई आप बताओ ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। अच्छा, तो क्या मैं इंडिपेंडेंट ऐसे ही लिख दूं या वाकई में इंडिपेंडेंट होना जरूरी है? पूरे ऑडिट में मैं उस क्लाइंट के शेयर्स नहीं रख सकता, मेरा कोई क्लोज फैमिली मेंबर वहां नहीं हो सकता, वो सारी एथिक्स में सीखेंगे। सही है? हमें पहली बात समझ आ गई कि सबसे पहले हमने कहना है कि भाई ये कौन से ऑडिटर की रिपोर्ट है, क्योंकि देखो अगर रिपोर्ट अगर इंटरनल ऑडिट दे दे तो वो आवाम तो उस पर नहीं विश्वास कर रही। वेरी गुड। तो अब मुझे बताते हो कि जो एतमाद होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा, वो किसकी रिपोर्ट पे आएगा? तो हमने कहा पहला कंटेंट हमारा ये हो गया कि वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। राइटिंग इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ बीइंग रियली इंडिपेंडेंट। यस, सिर्फ लिखना काफी नहीं है, होना भी चाहिए। तो वो तो आपको पता है कि भाई हम शेयर्स नहीं रख सकते, हमारा कोई क्लोज फैमिली मेंबर नहीं हो सकता, उससे कोई बिजनेस रिलेशन नहीं हो सकता, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आएंगी आगे। क्लियर है? आगे सुने। अच्छा, अब हमने कहा दूसरा कंटेंट एड्रेसी, किसको एड्रेस कर रहे हो? यूजर, पर यूजर अलग अलग हो सकते हैं ना। अच्छा, कहने का मतलब ये कि 99% केसेस में जब आप एक स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हो तो आपको अपॉइंट कौन करता है? तो रिपोर्ट किसको जाएगी? शेयर होल्डर को। मैं तुम्हें अभी एग्जांपल देता हूँ, हुआ क्या, एक हमारी मतलब क्या है, वो तो ढकी छुपी बात नहीं है, वैसे बता सकता हूँ। आपको पता होगा PDCL ने अभी टेलीनॉर को एक्वायर किया है, परमिशन मिल गई है, एक्विजिशन अभी होगी, तो जाहिर सी बात है उसको लोन चाहिए होगा। अच्छा, तो जो लोन दे रहा है ना, नहीं, वो फाइनेंशियल्स देखेगा। उसने बोला मुझे इस वाले फाइनेंशियल पे नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सुनना, वो तो लिख दिया। फिर उन्होंने कहा, अच्छा, फिर PDCL ने क्या किया, हमारे ऑडिटेड FS उसको दे दिए। किसको दे दिए? बैंक को, ग्लोबल बैंक IFC, उसको दे दिए। अच्छा, ईमेल आती है उनकी तरफ से, वी डोंट नीड दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी नीड अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एड्रेस टू अस, यानी रिपोर्ट इज एड्रेस टू अस। अच्छा यार, सुने बता, सुने तो सही, सुने कहने का मतलब, सुने मैं ये कह रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फोकस सुने। मैंने कहा कि भाई समझने की बात है कि मुझे कंपनी के शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया, मैंने बाखुदा ऑडिट किया, मैंने रिपोर्ट दे दी, उस पर लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है, पर उस पर एड्रेस ही कौन है? टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। देखो ये लिखा हुआ, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ABC कंपनी, ऐसा ही है। अच्छा, तो फिर जो IFC बैंक है ना, वो कह रहा है कि यार भाई मैं लोन नहीं अप्रूव करूंगा। अच्छा, ये PDCL कह रहा है भाई मुझे कोई $420 मिलियन चाहिए, $420 मिलियन चाहिए, कहाँ से क्या हो गया, तुम्हें क्यों नहीं दोगे? उसने बोला भाई आप ऑडिट करवाओ, तो बोला ऑडिट कराया तो है, एड्रेस मुझे करो। अच्छा, उसने बोला क्यों? हमारी मीटिंग हुई ना, मैंने कहा मीटिंग करा दे, मैंने कहा अच्छा कुछ बैंक्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, फर्क। तो उसने क्या बोला, उसका जवाब सुनना। मैं क्या कहता हूँ, मैं लकी हूँ इस मामले में, हर कोई ना कोई घटना हुई हुई है यहाँ पे, पता है मुझे, तभी वहां से पता लगती रहती है मुझे, मैं लिखता रहता हूँ अपने पास कि अच्छा ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये हुआ। तो सुनना, सामने से वो कहता है बंदा, सही है, जैक उसका नाम था, वो कहता है यू नो व्हेन यू आर रिपोर्टिंग टू अस यू विल बी वेरी मच मोर स्केप्टिकल, बिकॉज इफ दे डिफॉल्ट यू विल बी लायबल टू अस।
नहीं है बात समझ, नहीं आ रही बात समझ। देखो वो कहता है यू विल बी लायबल टू अस। हाँ तो अब बोल रहा है हम तो देखो वी नो दैट यू आर इंडिपेंडेंट, यू हैव फॉलोड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बट स्टिल वी वांट दैट यू शुड एड्रेस टू अस। यस, तो मैंने कहा देन इन दिस केस, हमने भी बोला हम भी तो ऑडिटर है ना भाई, मैंने कहा इन दिस केस यू नीड टू अपॉइंट अस। अब फिर कहा था बदतमीजी, हम भी आ गए, मैंने कहा इन दिस केस यू नीड टू अपॉइंट अस, यू कैन नॉट कम थ्रू द पीडीसीएल एंड टेल अस टू रिपोर्ट टू यू। यस, you should come and do an engagement। तो उसने बोला ओके, सो हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू चार्ज। मैंने कहा नहीं 150,000 $, 150 सही है। तो आई थिंक वो तो सही है, मुनासिब सी फीस है इधर। खैर कहने भाई होती इतनी है EYMM, होती इतनी है, वो नहीं रखता अभी लोकल क्लाइंट्स, प्लीज सुनना। तो वो मान गया, तब वो एंगेजमेंट होगी। तो मुझे बताओ अब मैं एड्रेस किसको करूं? शेयर होल्डर को क्यों नहीं कर रहा? तो जो अपॉइंट कर रहा है वो। अच्छा आप देखो शेयर होल्डर्स मेंबर्स इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, देखो साइड में क्या लिखा हुआ है, बैंक्स में क्या लिखा हुआ है, जब उसे लोन देना होता है, ऐसा है। अच्छा अब एक इन्वेस्टर है जो एक कंपनी को खरीदना चाह रहा है, एक कंपनी को, वो मुझे कह रहा है यार मुझे नहीं पता कि इसकी कंपनी के एसेट्स सही है नहीं। अच्छा मैं कह रहा हूं भाई उसकी ऑडिटर की रिपोर्ट देख ले, एड्रेस, कल को कोई भंड हुआ तेरे को पकड़ूंगा, नहीं बात समझ। अच्छा अब सुनना, हमने बोला वैसे भी तो भाई हो सकता है ना, बोलेगा नहीं भाई आपकी ऑब्लिगेशन ज्यादा हो जाएगी अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या होता है? अच्छा भाई स्टैट्यूटरी ऑडिट ये होता है जो कानून के हिसाब से आपने करना ही करना है, सही है। और ये जो बैंक करवा रहा है क्या ये करना ही करना था? ये ऑप्शनल था, उसने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए करवाया, एग्रीड, चलें ओके। अब अच्छा एग्जामिनर दिमाग तो ऐसे घुमा सकता है कि ऊपर थोड़ा सा सिनेरियो दे, रिपोर्ट दे और बोले इसमें गलतियां निकालो, तो हो सकता है तुम्हें एड्रेस ही पिक करना हो सकता है ऊपर इंडिपेंडेंट गायब हो। तो अगर तुमने ये भंड मारे ना तो गया पेपर हाथ से। मैं तभी बता रहा हूँ ना, जो कुछ किया था वो कुछ नहीं था, अब जो शुरू होगा वो गेम अलग है, इसमें जजमेंट्स और बढ़ जाएंगी। उसको केडर मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इतने सवाल कराता हूँ ढीठ बना दूंगा सोचने के लिए, और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा जैसे रिस्क में तुम सब सोचने की सलाहियत तो सेम हो गई ना, लिखने की आगे पीछे होगी, सोचने की सेम हो गई है। तो ऑडिट रिपोर्ट में भी हमें यह करना है कि सोचने की क्या करनी है, सेम करनी है। और मैं आज आपको बता देता हूं, मैं टेंशन देना शुरू कर दूंगा अब से। जो मैं सवालात बनाऊंगा ना, जो मैं आखिरी वक्त पे बनाता हूं, वो आज से बनाना शुरू कर रहा हूं। तो अब जो आपके पास सवालात आएंगे उसमें गलतियां होंगी, ग्रुप पे आके रोना नहीं मचाना कि मैं KPK से हूं, मुझसे नहीं होता भाई। ये क्या क्राइटेरिया होता है भाई? फिर उस दिन मेरे को ग्रुप पे लिख रहा है बंगी, सर वो आपको पता है मैं KPK से हूं ना, तो मेरे को थोड़ा स्लो समझ आता है। तो भाई तू पूरे जिले को क्यों बदनाम कर रहा है? तेरा मसला है, KPK से उस बच्चों को बाकी का क्या लगे? बोला नहीं सर मैं स्लो हूं, KPK वाले। अब भाई फिर KPK भाई खुदा के वास्ते कोई है यहाँ से KPK का? है कोई? देखो भाई तेरे को तो ऐसा कोई मसला नहीं है ना, तू भी तो KPK से ही है ना यार, तो क्यों शर्मा रहा है इधर? चलो ओके प्लीज। देखो ये भी कह रहे हैं, अच्छा मिसबा भी हैं, तो भाई मुझे एक बात बताओ यार, तुम उसको बोला करो ना ग्रुप पे आके, वो भाई तू अपने तक रख। हाँ अब वो एक तो अब्दुल मजीद नाम का, कल तो रुसवा होके ग्रुप से चला गया, वो खुद जलील होने आया था रात को। तो यार मतलब मुझे बताओ ना, वो बोल रहा है कि भाई उसने क्या बोला था वैसे? स्क्रीनशॉट भेज दिए, बोल रहे होमवर्क नहीं हो रहा है। भाई 1-1 घंटा तो सिर्फ डिस्कस करता हूँ होमवर्क बैठ के, उसको ये मुसीबत हो रही है, वो KPK वाला स्क्रीनशॉट भेजा है इनिशियल स्क्रीन का, अंदर जाके तो देख उसके अंदर होमवर्क लगे हुए हैं। मैंने आयशा को बोल दिया, उसने PDF भी लगा दिया, तुमसे कमेंट किया था, जाके देखो PDF भी लग गए हैं। अब भाई इससे ज़्यादा क्या करें, पता नहीं। खैर ओके, वो तो कह रहा है वो तो रोजाना जलील होता है, वो मेरे को लगता है उसको मज़ा आता है, वो सोच के आता है 5 बातें आज बोलनी है, डायरी में टिक लगाता है, जलील होकर चला जाता है, सही है। उसका मेरे ख्याल से मसला ही है। चलो ओके गुड, इसे सुनो। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, अगर इन्वेस्टर है और वो किसी कंपनी को खरीदना चाह रहा है, तो मुझे बताओ जिस कंपनी को खरीदना चाह रहा है उसका ऑडिट तो हुआ हुआ होगा, तो वो एड्रेस किसको हुई भी है? अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना, वो चला ले, होता है, चल जाती हैं, पर वो कहते हैं हमें फ्रेश ऑडिट चाहिए, स्क्रूटनी, हमें एड्रेस करो, हमें सुकून तब आएगा, पैसा हम देंगे। अच्छा पैसा वो क्यों नहीं दे रहे? तो जो करवाएगा ऑडिट वो देगा पैसे,
तो यानी हम यूं कहें कि जो अपॉइंट कर रहा है 99% केसेस में वही है ना, एड्रेसी। तो यही तो हो रहा है। तो अगर हम कहते हैं स्ट्रेटजी ऑडिट में तो अपॉइंट ही कौन करता है, शेयर होल्डर। रिकमेंड डायरेक्टर करते हैं, रिकमेंड डायरेक्टर करते हैं, सही है ना। अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर। अच्छा मॉक की वीडियो, यानी वो जो मॉक मैंने सरप्राइज दिया था ना, मैं क्लास में कराऊंगा, मैंने अभी बोला था उसको सुबह सुबह, सही है। अगर वो दोबारा कहते हैं तो आप दोबारा ऑडिट करते हैं, मतलब पहले उसका ऑडिट हुआ है। अभी क्या कह रहा है, हाँ ना भाई, वो ये कह रहा है, सुनो, वो कह रहा है आपने पीडीसीएल का ऑडिट कर लिया, बैंक आपको कह रहा है फिर ऑडिट करो, तो हो सकता है कि मैं वापस ऑडिट करूं, थोड़ा सा और मोहतात हो जाऊं। नहीं, देखो आइडियली तो ये होगा मैं रिपोर्ट निकालूंगा, नाम चेंज करूंगा, दे दूंगा, पर हो सकता है कि मुझे कुछ एडिशनल चीजें करनी पड़ जाएं, उसको कंसिडर करते हुए, क्योंकि आगे मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट्स है ना, उसके हिसाब से कनेक्ट करूंगा मैं, कि हो सकता है मटीरियलिटी के कुछ हिसाब किताब अभी नहीं डिस्कस करूंगा, बिला वजह कंफ्यूजन क्रिएट होगी। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा है, वो सारी चीजें जी। नहीं तो नहीं, पीडीसीएल ऑब्जेक्ट क्यों करेगा, पीडीसीएल तो ऑब्जेक्ट कर ही नहीं सकता, उसको तो क्या चाहिए, वो तो हमें कह रहा था कर दे भाई, हमने कहा भाई हम आपको आपकी अपॉइंटमेंट पे उसको नहीं एड्रेस कर सकते, वो यही चाहेगा ना किसी भी तरीके की तसल्ली मिल जाए। यस, तो वो तो बोलेगा ही बोलेगा। सर आपने कहा था कि डायरेक्टर जो रेकमेंड करते हैं, तो डायरेक्टर पीडीसीएल रेकमेंड करेगा बैंक वाले? नहीं, अभी तो पीडीसीएल का ऑडिट करें तो पीडीसीएल के करेंगे ना, जो बैंक अपॉइंट करेगा तो बैंक के डायरेक्टर्स करेंगे, तो जो अपॉइंट करेगा उसके डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं। डिसीजन किसका होता है, पैसा किसका लगा हुआ है, तो शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा, तभी तो हम एड्रेस भी किसको करते हैं, शेयर होल्डर को जी। कौन सा, नहीं पीडीसीएल कराएगा। देखो भाई जो एक्वायर कर रहा है वो कौन है, इन्वेस्टर, पीडीसीएल है, तो पीडीसीएल ऑडिट कराएगा किसका, टेलीनॉर का, और फिर हम वो रिपोर्ट किसको एड्रेस करेंगे, पीडीसीएल को। यस, इन्वेस्टर पीडीसीएल है, इन्वेस्टी टेलीनॉर है। क्लियर है, एक मिनट जानी, डायरेक्टर क्यों स्पेशल ऑडिट करवा रहे हैं, वहां पे पहुंचाऊं मैं, नहीं वैसे सवाल है, तो जो मैंने बोला ही नहीं है तो अभी क्यों सोच रहे हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में वही रिपोर्ट चिपकाएंगे। सर अगर पहले से हम कंपनी का ऑडिट कर चुके हैं और बैंक हमें आके कहे कि भाई अपॉइंट करें, तो हम तो ऑडिट कर चुके हैं, दोबारा से हम क्या करेंगे इस केस में। मैं फिर बता रहा हूँ, आगे जाके कुछ मटीरियलिटी के केसेस हैं, उसके बेसिस के ऊपर हो सकता है तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो वो क्या होता है वो आगे सीखेंगे, पर आप ये समझ लें कि हम ऑडिट करेंगे। वो वही तो नहीं बता रहा, मटीरियलिटी का मतलब अभी नहीं बता रहा ना, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि मैंने एक चीज प्लान रखी हुई आगे के लिए जी। यानी पूछो भाई, अगर शेयर होल्डर वाली रिपोर्ट अगर बैंक एक्सेप्ट कर ले तो वो तुम्हें अपॉइंट करेगा, वो बोलेगा मैं पागल हूं, मैं कोई आपको $1,50,000 दूं, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप रिपोर्ट उससे लेके मेरे हाथ में दे दो, रिपोर्ट ही थी ना। अरे सुनो भाई, भाई सवाल सुनना है सबको, जैसा भी हो इंपॉर्टेंट होता है, सुनो। और आगे कुछ मसला होता है तो वो जो बैंक है वो कंपनी को कुछ नहीं कह सकती उस मोमेंट में। भाई बैंक ये बोलेगी कंपनी को कि भाई तू तो डिफॉल्ट कर गया, और जो कंपनी है वो आपको बोलेगी, हमें नहीं बोलेगी, हमारी इंस्पेक्शन होगी, अगर हमने काम पूरा किया हुआ तो मसला नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस। क्लियर है। और ऐसी फॉर एग्जांपल कुछ चीजों में मसले निकले जो हमारे सैंपल में नहीं आए, कोई मसला नहीं, सैंपल में था तो फिर बेटा आ जाओ साइड में, लाइसेंस रिवोक। नहीं, वो अनइंटेंशन नहीं देखा जाता। फिर आपने अभी पीछे कहानियां नहीं सुनी है, अभी वो फर्म के पार्टनर्स को फारिग किया गया, निकाल दिया गया केपीएमजी के पार्टनर को, भाई कि ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, हो गया तो हो गया मिस, आपकी गलती है। पहले तो देखो रिस्क असेसमेंट गलत की तो उस पर भी पंगा है, रिस्क असेसमेंट सही की, चीज हाथ में आई, वेरीफाई नहीं किया, उस पर भी पंगा है। तभी तो मैं कह रहा हूं रिस्क बेस्ड ऑडिट करो, तो मतलब लाइसेंस तो वही है ना, तो अगर उसके नीचे जितनी भी क्वालिफाइड टीम होंगे सबके लाइसेंस रिवोक होंगे, सबके सबके सबके। देखो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल पार्टनर होता है, इसका सिग्नेचर होता है, साइनिंग अथॉरिटी लाइसेंस उसके पास होता है ना, तो पहले तो वो फारिग होगा, बाकियों की बदनामी होगी, जॉब से निकाल दिया जाएगा, यही होता है, यही होता है इधर। अच्छा भाई सर, अगर बैंक को एड्रेस करेंगे तो बैंक जो डेट कोवेनेंट्स
कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करता है उस पर ज़्यादा काम करेंगे। मैंने आपको सिर्फ अभी काम करना सिखाया है। मैं आपको इतने प्यार से, इतनी निम्रता से आपको मैं कह रहा हूँ कि मैंने 2 कंटेंट बताए रिपोर्ट के, एक हेडिंग, एक एड्रेस। काम ज़्यादा करेंगे तो कम करेंगे तो क्या होगा? मैं कह रहा हूँ बेसिक सीख लो। अभी मैंने क्या बोला? मैं कंटेंट सिखा रहा हूँ, फिर एक एक को जाके डिटेल में देखेंगे। वही ना, तो वो चसी ना, क्या बोलूं उसको भाई, लोन मिलने के बाद होगा, अभी लोन मिला ही नहीं है, अभी तो उसकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी आई नहीं रही। नहीं आ रही बात समझ? अबे उसकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी आई नहीं रही तो डेट कोवेनेंट कहां से आएंगे? वो तो बोल रहा है मुझे ये बताओ कि ये कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती तो नहीं है, तो फिर वो लोन देगा। उसके बाद चीजें होंगी। उसके बाद जब मैं ऑडिट करूंगा तो अल्लाह की कसम डेट कोवेनेंट भी चेक करूंगा। नहीं करूंगा? करूंगा तो वो मेरे ऑडिट का पार्ट बन जाएगा। और अगर रेशियो एडवर्स होंगे तो मेरा रिस्क होगा गोइंग कंसर्न का। क्लियर है? तो वो बात तो वहां जाने दो, अभी तो हम बात कर रहे हैं एड्रेसी की। क्लियर है? पक्की बात है। चलें जी, ओके, इधर आ गए। अब हम आ गए डायरेक्टर्स की बात पे। सर, स्टैट्यूटरी ऑडिट के अलावा जो ऑडिट होता है उसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या है? स्पेशल पर्पस ऑडिट। भाई जब 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 ऑडिट, वो रिव्यू, ऑडिट को मिक्स नहीं करो उससे, वो ऑडिट कह रहा है। सुनो, हम ये कह रहे हैं कि भाई बोले टर्मिनोलॉजी बता दें। ये वो वाले लोग हैं जो बाय बुक नहीं चलते हैं कि बुक में कोई लिखा हुआ है तो टिक कर दूं उसके ऊपर कि यही वाला है, ये वो अच्छा है। तुम समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ? इधर मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहा है कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिट के अलावा जो ऑडिट होता है उसको नाम क्या देते हैं? स्पेशल पर्पस ऑडिट। सिंपल है ना, एक पर्पस है ना, और वो पर्पस क्या है? तो स्पेशल पर्पस ऑडिट हो गया। एक तो हो गया रेगुलेटरी ऑडिट जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। उसके अलावा जो भी हो आपकी अपनी मस्ती है। स्पेशल पर्पस रिक्वायर्ड नहीं था, आपने फिर भी करवा दिया। एक पर्पस है जो कि स्पेशल है। अच्छा, पर्पस क्या था? बैंक का लोन देना, हाँ या नहीं? दूसरा, इन्वेस्टर का कंपनी खरीदना। अब डायरेक्टर्स पे आते हैं, सुनते हैं इधर, प्लीज सुने। आपको ये तो पता है ना, अगेन मेरे साथ एग्जांपल्स हैं तो मैं बता सकता हूं आपको। आपको ये भी पता है कि जो PDCL है इसके ऑपरेशंस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी चलते हैं, AJ के। ऐसा ही है ना, वहाँ सिम लेके जाओगे यूफोन की चलती है, हाँ या नहीं? यूफोन भी PDCL का ही, वहाँ पे जाओगे जैस की भी चलेगी, और ऑल टुगेदर उनका अपनी भी एस्कॉम की वो भी चलेगी। घूमते रहते तो हमें इसलिए पता है कि वहाँ पे एस्कॉम का नेटवर्क है। अब सुने, होता क्या है कि जब आप रिटर्न फाइल करते हो ना तो AJ के पाकिस्तान में नहीं आता। आप जब कश्मीर जाते हो ना तो वो आपको ये अगेन एंड अगेन कहते हैं कि आप पाकिस्तान से आए। तो मैंने कहा अबे खाली यहाँ से यहाँ तो आया हूँ। वो बोला नहीं आप पाकिस्तान से हैं। मैंने कहा हाँ भाई पाकिस्तान से, आगे बात कर। बोला अच्छा आपका कहाँ घूमने? आगे बात यूँ होती है, वो अपने आप को पाकिस्तानी इंडिपेंडेंट मानते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं कहते। तुम उनकी बिजली के रेट देखोगे तो मतलब कितने कितने नीचे हैं। वो तो हड़ताल करते रोडों पे आ जाते हैं। सही है, आई थिंक 7-8 रुपये चलता है वहाँ पे, कोई ऐसा हिसाब किताब है। हमारा कितना है? तो खैर वो तो मैं लग पता जाएगा कितना डेविएशन है। खैर वो उनकी अपनी जुरिसडिक्शन है, वो अपने हिसाब किताब से चलते हैं। खैर अब होता क्या है, जब AJ के ऑपरेशंस हैं वहाँ पे हो रहे हैं तो वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हाँ या नहीं? अच्छा, अब वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कंपनी तो यहाँ पे, कंपनी तो कहाँ पे? पाकिस्तान में। अच्छा, तो वहाँ की रेवेन्यू अथॉरिटीज़ यानी टैक्सेशन अथॉरिटीज़ ये कहती हैं कि भाई आप हमारा भी टैक्स रिटर्न भरेंगे, हमें तो टैक्स दो ना। आपके नेटवर्क की तारें यहाँ घूम रही हैं, लोग कॉल यहाँ कर रहे हैं, रेवेन्यू यहाँ जनरेट हो रहा है, तो टैक्स भी यहाँ दो। नहीं है बात समझ? तो वो हो गई AJ के सोर्स इनकम, AJ की है ना। तो वो बोलेगा अच्छा भाई कमा वहाँ रहे हो, टैक्स यहाँ दे रहे हो, कहाँ पे? तो वो कहता है ये नहीं होगा, वहाँ अलग टैक्स है, हाँ तो यही है ना, तो वो अलग है, तो वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अब टैक्स देने के लिए कोई अमाउंट होनी चाहिए। अच्छा, ऐसी अपनी मर्जी से निकाल के दे दें, फिर नहीं वेरीफाई होगी, कौन करेगा? पर वहाँ पे तो फाइनेंशियल्स बन ही नहीं रहे, फाइनेंशियल कहाँ बन रहे हैं? तो अब इसका होगा स्पेशल पर्पस ऑडिट। इस पाकिस्तान के FS में से वो नंबर खींच के निकाले जाएंगे जो कहाँ पड़ते हैं वहाँ पे। तो वहाँ का PP अलग हो जाएगा, वहाँ पे टावर्स होंगे ना,
तो टैगिंग सिखाई थी ना, टैगिंग होती है, तो वहां के पीपी अलग हो सकते हैं, उसका डेप्रिसिएशन अलग हो सकता है, इनिशियल अलाउंस अलग हो सकता है, एड बैक होकर टैक्स बैक सब निकल सकता है। तो इसके लिए डायरेक्टर आपको बोलेगा भाई बड़ा मेहरबानी उसका भी ऑडिट कर दे, उसका अलग है। तो अब मैं शेयर होल्डर को एड्रेस क्यों नहीं कर रहा? डायरेक्टर अपॉइंट करता है स्पेशल पर्पस ऑडिट के लिए। बात समझ आ रही है? तो देखो फाइनेंशियल्स वहां के बनते ही नहीं है ना, रिक्वायर्ड है, ये तो स्पेशली बनवा रहा है। क्या फाइल करने के लिए? रिटर्न फाइल करने के लिए। तो रिटर्न फाइल करने के लिए वहां की टैक्स अथॉरिटीज तो कहेंगी ना कि भाई हिसाब किताब क्या है, तो उसके लिए वो क्या करवा रहा है? ऑडिट करवा रहा है। पहले बताओ बात समझ आती है? तो अगर आपको डायरेक्टर कह रहे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब वो स्पेशल ऑडिट करवाते हैं, तो जब वो स्पेशल ऑडिट करवा रहा है तो वो किस मकसद के लिए करवा रहा है? टैक्स की सबमिशन के लिए। और टैक्स की सबमिशन अगर आप ऑल टुगेदर देखना चाहते हो तो पहले आप वहां का रेवेन्यू देखो। अच्छा अब मैं तुमसे पूछता हूं, यहाँ पे कहानी सुनना, जो पहले मैंने काम किया हुआ था वो मेरे काम आएगा या मेरा सैंपल का पॉपुलेशन ही चेंज हो जाएगा? चेंज। तो अच्छा पहले जब आपने पाकिस्तान में ऑडिट किया था, वैसे ही सुन लो, जब आपने पाकिस्तान का ऑडिट किया तो पूरी रेवेन्यू को वेरीफाई किया होगा, पूरी कंपनी के इंक्लूडिंग एजे के? नहीं आ रही बात समझ? इंक्लूडिंग एजे के, इंक्लूडिंग एजे के आपने ऑडिट किया था। इस बात को मान पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो अच्छा अब जब आप वापस से ऑडिट करोगे, क्यों? वही है, बैग में ही है मेरे। लेकिन सर बात ये कि जो आपने यहाँ का करा है पाकिस्तान में कर रहे थे, और जब वो पहला अलग कंट्री है तो उसको अलग ही रखना चाहिए। अलग नहीं रखना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्स होती है ना, मतलब पता है ना ये तो यहाँ पे तो दोनों टैक्स होंगी। और फिर अगर कोई ट्रीटी है तो वहां जो टैक्स पे किया हुआ वो माइनस हो जाता है टैक्स क्रेडिट के नाम पे। भाई की गेम है ना इसमें, को पता है, सुनो। खैर कहने का मतलब ये है, समझने का मतलब ये है कि क्या ऑल टुगेदर आपको ये बात समझ आ रही है कि ये एक स्पेशल पर्पस ऑडिट है? तो आपने जो पूरा ऑडिट किया था ना, उसमें यकीन करो आपने पूरी सेल पे सैंपल लगाया होगा। अब आप जो सैंपल लगाएंगे ना उसकी पॉपुलेशन अलग होगी, यानी उसमें सिर्फ एजे के निकाल लोगे। अच्छा पीपी की जो वेरिफिकेशन करोगे उसमें पूरा पीपी होगा एजे के का, और डेप्रिसिएशन भी पूरा होगा एजे के का, रिसीवेबल्स, बैड डेट्स, तो भाई प्रॉफिट भी तो एजे के का ही होगा ना। तो पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आता है? तो यानी सो फार सर जो अब तक हमने इतना कुछ कहानी सुनने के बाद ये कंक्लूड किया कि ऑडिट रिपोर्ट कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ये मतलब समझ आता है। और मैंने पूरी ऑडिट रिपोर्ट की कंटेंट्स में से 2 कंटेंट्स पे काम किया है, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट की हेडिंग और एक एड्रेस शीट। दोनों में डिटेलिंग समझ आती है? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।